अगर आप इंडिया में स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, आप स्पोर्ट को एज अ करियर लेते हो, तो क्या उतना एक्सपोजर है जितना फॉरेन में फॉरेन एथलीट्स को एक्सपोजर रहता है? मैं अपना एक एक्सपीरियंस रखना चाहूँगा यहाँ पे। मैं क्लास 7th 8th से 100 मीटर खेलता था, 100 मीटर, 200, 400 मीटर और अपने को लॉन्ग जंप। तो जब मैं 10th से 11th में मूव कर रहा था, मुझे अभी भी बहुत याद है, शाम का टाइम था 7:30 के आसपास, जब हम ग्राउंड लीव कर रहे थे। मेरे सर बैठे, मुझे बोला, संत यूनो, तो ये कहना चाहूँगा हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, अगर आपको कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं मिलता है अच्छी फिल्म्स के लिए कि भाई कभी एक्टर ही कमी है, तो आप इंडियन पार्लियामेंट से हमारे पॉलिटिशियंस को उठा के जा सकते हो। लाइव एक्टिंग उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। कि हम जब भी बात करते हो तो हम क्या बात करते हैं कि इंडिया में मेडल्स या इंडियन एथलीट में पोटेंशियल नहीं। आप मुझे ऑन ग्राउंड चीजें बताओ कि ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम है। सर, मैं सबसे पहले इसका आंसर आपसे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, क्या आप जानते हैं क्या? तो सबसे पहली कमी तो यही आ जाती है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब इतने लोगों की सोच ही नहीं बढ़ पाती हम एक एथलीट का नाम याद करें। अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ, एल्विश यादव को जानते हो आप? कि खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया पे, आपको आइडिया है कब हुआ है? खो खो में हम ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी मिट्टी का गेम है, हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हम उसको क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? तो आप कैसे सोच रहे हैं हम वर्ल्ड लेवल के एथलीट से कंपेयर कर लेंगे, हम उनके जितना पहुंच जाएंगे? अगर आप इंडिया में स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, आप स्पोर्ट को एज अ करियर लेते हो, तो क्या उतना एक्सपोजर है जितना फॉरेन में फॉरेन एथलीट्स को एक्सपोजर रहता है? क्योंकि आप फॉरेन ट्रिप्स भी किए हैं, मैं देखा जब आपकी प्रोफाइलिंग चेक करा था, मैं बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, तो आप फॉरेन एथलीट से भी मिले हो, आपकी अच्छी उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो क्या उतना एक्सपोजर इंडियन एथलीट्स को मिल रहा है जितना फॉरेन में फॉरेन एक्सपोजर को मिल रहा है? क्योंकि हम जब भी बात करते हो तो हम क्या बात करते हैं कि इंडिया में मेडल्स या इंडियन एथलीट में पोटेंशियल नहीं। आप मुझे ऑन ग्राउंड चीजें बताओ कि ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम है। सर, मैं सबसे पहले इसका आंसर आपसे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, क्या आप जानते हैं क्या? विवेक सागर सुना है आपने? नहीं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह? नहीं। रुवीना? नहीं। ये एथलीट कहीं और के नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स हैं। इसमें ओलंपिक भी है, अर्जुन अवॉर्डी भी है और ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है। ये जो मैंने 3 नाम गिनाए। तो सबसे पहली कमी तो यही आ जाती है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब इतने लोगों की सोच ही नहीं बढ़ पाती हम एक एथलीट का नाम याद करें। अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ, एल्विश यादव को जानते हो आप? तो हाँ, मैं झागर जी वाले की जान मनदीप ये झागर अवेयरनेस कौन फैलाएगा? मतलब यही चीज है एथलीट की सबसे बड़ा जो वो है ना, एक बैकवर्ड मूवमेंट कहेंगे, ये अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग बढ़ेंगे कहाँ से? फिर सेकेंडरी अपन, ये मैंने, आपने कंपेयर की बात की फॉरेन के एथलीट्स और हमारे एथलीट्स में क्या है, तो ये माइंडसेट का है। भाई हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, हम वैल्यू ही नहीं देते। हम वैल्यू किसको देते हैं? एल्विश यादव को। हम वैल्यू किसे देते हैं? कोई नया इन्फ्लुएंसर होगा। ऐसे कई सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख जाएंगे जो एक कॉमेडी वीडियोस बनाते हुए या कुछ नेगेटिव फैलाते हुए हम उनका नाम याद कर लेंगे। बट हम ऐसे एथलीट्स का क्यों नहीं नाम याद रखते हैं जो वो हो, जो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एक और मैं इसका वो करना हूँ, ये खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया पे, आपको आइडिया है कब हुआ है? खो खो में हम ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, हमारी मिट्टी का गेम है, हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हम उसको क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? तो आप कैसे सोच रहे हैं हम वर्ल्ड लेवल के एथलीट से कंपेयर कर लेंगे, हम उनके जितना पहुंच जाएंगे? अब सेकेंडरी आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। एज अ स्पोर्ट तब आप लेते हो तो कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सब चीजें सेकेंडरी है। पहले तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। भैया अब मैं, अगर मोदी जी को कोई जानेगा नहीं एज अ पीएम, ये वो हैं, हर जगह उनकी फोटो नहीं लगेगी, तो लोग पहचानेंगे कैसे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? तो लोग उनको फिर एडमायर क्यों करेंगे? फिर उनको लोग सुनना ही क्यों पसंद करेंगे? तो सबसे पहली चीज यही है, माइंडसेट का गेम है। ये हम, मैं एल्विश यादव का नाम पूछूं, आप जान रहे हो, पर आप बस नहीं, ऐसे कई लोग जान रहे हैं। बट मैं वही ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम बोलूं, विवेक सागर का नाम बोलूं,
और these are the famous athlete, one of the greatest athletes in India, not in only MP. तो आप क्या एज्यूम करते हो क्या होगा? और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो? मैं टायर 3 सिटीज़ से मैं तो बिलोंग करता हूँ। आप भी शायद टायर हाँ, 3 या सतना 2 से। सिटीज़ से सतना से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये हमारे सतना में स्टेडियम कब बना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ या कोई भी एक अपने पब्लिक से, अपने सतना की जनता से पूछना चाहूँगा, ये अपने यहाँ स्टेडियम कब तैयार हुआ? एप्रॉक्स शायद पिछले साल इसका हाँ, उसका रिनोवेशन हुआ था, बाकी इसके पहले तो खंडहर पड़ा हुआ था। हाँ, मतलब उसको स्टेडियम नहीं कहते हैं। अब वो तो एक ग्राउंड था, स्टेडियम नहीं कहते। हाँ, स्टेडियम इज़ टोटली डिफरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ, वो तो ग्राउंड था। अब कोई एथलीट को प्रैक्टिस करना है तो ग्राउंड में तो करेगा नहीं, उसको अगर वो एथलीट है एथलेटिक्स का तो उसको वो ट्रैक चाहिए। अगर वो जैवलिन का है तो उसको फेंकने के लिए एक प्रॉपर वो एक जो भी मीटर रिक्वायर होता है वो चाहिए। तो तब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में 2025 में स्टेडियम बन रहा है, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो हमारे एथलीट ओलंपिक में पहुंच जाएंगे? हाँ पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, आज से 10 साल बाद पहुंचेंगे। हम पीछे हैं, बस यही है, हम रेस में तो हैं बट पीछे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है, मतलब आप तब 2022-25 में, अब 24 में आप स्टेडियम बना के दोगे टायर 2 टायर 3 सिटीज में, तो फिर और प्लेयर्स कहाँ निकलेंगे? फिर तीसरी चीज आती है स्पॉन्सरशिप्स। अब एक एथलीट्स को क्रिकेट जैसे गेम में स्पॉन्सरशिप्स का तो बहुत ज्यादा क्रेज है, बट आप अगर कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, मैं अपने मिट्टी के गेम की बात कर रहा हूँ, मैं तो मार्शल आर्ट में जापानीज मार्शल आर्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा साइड रख देता हूँ। मैं जो रियलिटी जो आपसे मेरे से कनेक्ट हो सकती है, अब मैं बोलता हूँ कबड्डी के कोई प्लेयर का नाम बता दीजिए, सतना का बता दीजिए, नहीं जानोगे। आप कबड्डी के क्या लीग्स होते हैं, कितने टूर्नामेंट होते हैं, प्रो कबड्डी लीग तो बस पता। एक ही सुनना है, वो भी वो हो गया। तो एक अब कैसे स्पॉन्सरशिप, कैसे प्लेयर तैयार होंगे, उस लेवल तक प्लेयर कैसे जाएंगे? तब हमारे पास ना हमें इंफॉर्मेशन है, ना हमारे पास एक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है कोई एथलीट्स के। और एक चीज मैं लिख के देता हूँ, कोई भी अच्छा एथलीट्स वो टायर 1 सिटीज से कभी नहीं निकल सकता, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज से ही निकलेगा, क्योंकि उतना पसीना बहाने की हिम्मत और उतनी मेहनत करने का जज्बा वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज के ही बच्चों में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहुंच नहीं सकते हैं। रांची जैसे शहर से अगर महेंद्र सिंह धोनी आज अपना विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं, तो कोई भी बंदा पहुंच सकता है, मैं ये तो मानता हूँ। बट हाँ, सबके लेवल पे सबका संघर्ष लेवल अलग होता है। जरूरी नहीं है हाँ महेंद्र सिंह धोनी को अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं तो ऐसा नहीं है शायद मैं या मेरे और एथलीट्स को मिल जाए। कई सारे के बैरियर्स होते हैं। जैसा आप महेंद्र सिंह मूवी तब आपने देखा होगा, उसमें आप देखा अपने क्या बैरियर्स थे, उसको ग्राउंड को कैसे, क्या तब उसको प्रैक्टिस करनी थी तो ग्राउंड में क्या दिक्कत आ रही थी ट्रेनिंग में, उस समय फैसिलिटी देखा है, उसको वहां पहुंचना था बट उसके पास ऑप्शन नहीं थे जाने के, टिकट की फ्लाइट पैसे नहीं थे, कार वो चंदा करके वो कार से गए। तो ये सब फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं। तो मैंने अब गिना दिया। फिर तो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, आपने वो सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खिलोगे कूदोगे होगे खराब। तो अभी माइंडसेट लोगों के बैठा हुआ है। अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताता हूँ और मैंने जो पर्सनली फेस किया है, जब मैं एज अ स्पोर्ट्स पहले तो एज अ हॉबी घुसा, मैं जब मुझे लगा ही मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ एज अ करियर उसको लेने लगा, तो एक सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। ये आपके फादर एक बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो आप एज अ स्पोर्ट्स कैसे करियर ले रहे हो, मतलब क्या है इसमें, मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जो मैंने पहला पॉइंट बोला, लोग सोच ही नहीं पाते हैं, लोग उस चीज को एडमायर ही नहीं करते हैं। अगर शायद मैं कोई एक इन्फ्लुएंसर बन जाता या बहुत हो जाता तो शायद रिलेटिव्स या फिर और सोसाइटी वाले ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट मैं एज अ स्पोर्ट्स लेने लगा तो वही था ही, क्या करोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हो जाएगा, पापा इसमें हैं, नहीं इंजीनियरिंग कर लो तो कहीं जॉब लग जाएगी, 10-50 हजार की जॉब कर लेना, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। और सामने तो सुनने को मिलते थे, पीठ पीछे बहुत ज्यादा सुनने को मिलते थे।
तो ये एक सोसाइटी जो बना हुआ है, जो मैंने बोला पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं नहीं कहता हूँ ये 100% ट्रू है, बट मोर देन 50% तो ट्रू है आज के सोसाइटी के प्रेशर के हिसाब से, जितना वो मेंटली बच्चे फेस करते हैं। हाँ, पहले से बेटर हुआ है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। लोग कई लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, बट पूरी तरीके से नहीं आई है। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें हो रही हैं, बट स्पेशली अब चौथे पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट की बात बोलूँ, तो गवर्नमेंट एक चीज़ याद रखती है, उसे बनता हुआ शाहरुख खान नहीं पसंद है, बना हुआ शाहरुख खान पसंद है। तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, वो हाई प्रायोरिटीज़ प्लेयर्स और हाई प्रायोरिटीज़ गेम पे ही फोकस्ड होते हैं। तो आप सोचें कि मैं डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्लेयर हूँ, तो मैं खेल के बहुत आगे तक चला जाऊँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। या मैं स्टेट का बहुत अच्छा एथलीट्स हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा। अरे! मैं नेशनल का मेडलिस्ट हूँ, तब भी पहुँच जाऊँगा। बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, क्योंकि ओलंपिक का जितना प्लेयर्स का जाने का बजट होता है ना, उतना पूरा खेल बजट होता है। अगर टाटा, रिलायंस, जियो, एसबीआई, आरबीआई ऐसे ओएनजीसी बड़े-बड़े फाउंडेशन अगर हेल्प नहीं करें स्पोर्ट्स एथलीट्स को, जो नेशनल स्पोर्ट बजट होता है हमारा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं स्पॉन्सरशिप और फाइनेंशियली वाली। तो बाकी तो हम और डिस्कस करते हैं चीज़ें क्या-क्या हैं, बट मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। बहुत डीप अपन नहीं जाते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या नहीं है, बट मैंने आपको जो पहले बताया माइंडसेट, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर। दूसरा पॉइंट, ये हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम तैयार कर दें कि हम आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भैया आप 2030 में या 36 के ओलंपिक में प्रतीक मेडल ले आएगा। तब प्रतीक के सिटी में ही 2025 में स्टेडियम बन रहा है। तीसरा फाइनेंशियली, मुझे भाई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है 1 साल खेल लूँगा, 2 साल खेल लूँगा, 3 साल खेल लूँगा, मेरा लिगामेंट टूट गया, लाख रुपए ऑपरेशन में लग गए। तो मैं कैसे तीसरा चौथा साल मैं कैसे खेल पाऊँगा? और चौथा साल मैं अगर मैं खेल भी रहा हूँ तो मैं फिर सोसाइटी का प्रेशर कैसे हैंडल कर पाऊँगा? भैया तुम तो बड़े हो गए, अपने पापा का सपोर्ट करोगे या खुद पापा का बोझ बनोगे? दीज़ आर द प्रॉब्लम्स ये आपको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स करियर। जो मैंने कुछ चीज़ें इस पे फेस की है, बट मैं फैमिली की तरफ से ब्लेस्ड हूँ कि मेरे फादर तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बाकी रिलेटिव्स हाँ, हमेशा प्रेशर बनाते रहे हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस रखना चाहूँगा यहाँ पे। हुँ, मैं क्लास 7th 8th से 100 मीटर खेलता था, 100 मीटर, 200, 400 मीटर और अपने को लॉन्ग जंप। मैं जब 10th पे आया, खेलने में ठीक था, एवरेज जैसे बच्चे होते हैं, हुँ, अपने आसपास के ग्राउंड में सबसे अव्वल कह सकते हैं, ऐसा मेरे कोच को लगता था। तब भी लगता था मुझे बहुत काम करना है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अब भी लगता है मुझे इसमें भी बहुत काम करना है। तो जब मैं 10 से 11th में मूव कर रहा था, मुझे अभी भी बहुत याद है, शाम का टाइम था 7:30 के आसपास, जब हम ग्राउंड लीव कर रहे थे। मेरे सर बैठे, मुझे बोला, संत ऑलवेज स्पोर्ट रन विद सपोर्ट, एस स्क्वायर, इट्स नॉट एस, डेफ़िनेटली। इट्स एस स्क्वायर, ऑलवेज स्पोर्ट रन विद सपोर्ट। और सबको पता है मेरे पिताजी टैक्सी ड्राइवर है। आर्थिक स्थिति के कारण मैं तब भी ट्यूशन पढ़ाता था, मैं खेलता था, पढ़ता भी था, घर का भी प्रेशर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि संत, 10th से आप 11th मूव ऑन कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, आप जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, उसे आप कंटिन्यू करो, उस पर आप फोकस करो, ताकि आपके पास कुछ आर्थिक आमदनी हो, थोड़ा बहुत फैमिली को आप सपोर्ट कर पाओ, अपने आप को सपोर्ट कर पाओ। ये स्पोर्ट खेलना है तो आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ला के दो कि आपको कौन पैसे देगा, कौन बैक पुश देगा, पीछे से कौन खड़ा हुआ है। मेरे पास एक भी शब्द नहीं थे, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से कमजोर था। और शायद आपने बिल्कुल कहा कि रिलेटिव्स सबके सेम है सोसाइटी दुनिया डेफ़िनेटली। में। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग, मैं तब भी नहीं सोचता था, अब भी नहीं सोचता था, बट मदद नहीं थी। अगर मुझे शूज चाहिए तो शूज कौन ला के देगा? आप नंगे पैर ट्रैक में नहीं दौड़ोगे। आपको भोपाल खेलने जाना है तो आपको वहाँ आने जाने के लिए ट्रेन हुँ, अनाउंसर्स चाहिए, आपको बिल्कुल, रुकने के लिए बिल्कुल। चीज़ें चाहिए, आपको खाना चाहिए, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप बेसिक डाइट ही नहीं अफोर्ड कर पाओगे। बिल्कुल, तो डेफ़िनेटली। उन्होंने मुझसे कहा कि अब 2 ऑप्शन,
आप जो कर रहे हो आप बाकी चीज़ों पे फोकस करो, आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनो। स्पोर्ट्स खेलना है तो मुझे एक स्ट्रांग सपोर्ट ला के दो। मुझे पास कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। सर ने मुझे कहा कि देन आप सोच लो आपको आगे क्या करना है। उन्होंने बहुत सही सजेशन मुझे दिया। सर अगर आज मैं स्पोर्ट में फंसा होता, कितने सारे लोग अपने वहीं पे रह के अपना टाइम लाइफ का वेस्ट कर देते। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मैंने 11th-12th में जम के पढ़ाई की, अपनी कोचिंग पे ध्यान दिया। आज मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ ईश्वर कृपा से। मैं जितने मेहनत कर पा रहा हूँ, उतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मुझे पेबैक और रिज़ल्ट भी मिल रहा है। सर तब भी ये प्रॉब्लम थी, अब भी ये प्रॉब्लम। मुझे लगता है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया में प्रेज़ेंट जनप्रतिनिधि हैं, आगे भी वो प्रॉब्लम बनाए रखेंगे। क्योंकि मुझे आज भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का, जो सपोर्ट करता है एथलीट्स को। मैं कुछ टाइम पहले कुछ और एथलीट से मिला हुआ था, मैंने उनका भी पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ऑफ द कैमरा ब्रूटल सच बताया। सुनने के बाद मैं स्वयं क्रोधित हो गया था कि सर मुझे एक श्रीफल और एक सॉल के लिए ऑफिस में 1.5 घंटा वेट कराया गया, जबकि उनका इंटरनेशनल मेडल था। और मिलने के बाद उनको बहुत वैसा ट्रीट किया गया कि हाँ ठीक है, ये कौन सा स्पोर्ट होता है। बट उन्होंने कहा यार ये कौन सा मेडल होता है, ये कौन सा स्पोर्ट्स होता है। अच्छा आप यहाँ कैसे खेलने चले गए, आप टोक्यो तक खेलने कैसे चले गए, आप जापान तक कैसे चले गए। मतलब बोले सर वो जो 10 मिनट की टॉक थी ना, इसके बाद मैं खुद नेगेटिव हो गई थी, खुद इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मुझे 24 घंटा लग गया दोबारा मुझे उस ग्राउंड में जाने के लिए। सर हमारे यहाँ का बेसिक मोरल सपोर्ट नहीं है। आप, मैं कहता हूँ चलो ठीक है पैसे नहीं है, ठीक है माना गरीबी है भाई देश में, मैं कहता हूँ चलो ठीक है रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, माना भाई गरीबी है, आपके पास पैसे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के लिए ही आते हैं। एलविस भाई वाली जो आपने बताई ना, जो झागर साहब थे, जो बॉक्सर वाले, उसके बाद मैंने जानना चालू किया एलविस जी को। एलविस जी को मैं पहले भी थोड़ा जानता था उनके बुरे कामों के लिए, मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ठीक ठाक कुछ काम किए होंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ चलो आप, उन्होंने 50 करोड़ कमाए, 5 करोड़ दान भी दे दिए होंगे, बट क्या जो 50 करोड़ कमाने मैसेज दिया, वो मैसेज तो गलत था यूथ को। तो सर मेरे कोच ने उस दिन बहुत सजेस्ट किया कि भाई स्पोर्ट रन विद सपोर्ट। मैं अपने यंग एथलीट से प्रेयर करूं, अगर आपके पास नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो आप उसके स्किप कर सकते हो। क्योंकि सचिन सर ने कहा था कि मैं यहां तक आया, उसमें बहुत बड़ा रोल था मेरे बड़े भाई का, वो मुझे इधर तक लेके आया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं है, भाई हम तो सिंगल हैं, तो आप अपना करियर किसी और फील्ड में परस्यू करो, पढ़ाई करो। क्योंकि सर मैं जो कि पढ़ाता हूँ, पेशे शिक्षक हूँ, मुझे ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चा बोल रहा है मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैं उसे फिर जैजा की फोटो दिखा देता हूँ कि देख भाई इसने कितना बैट पकड़ा है, कि बीसीसीआई रहा, गुजरात क्रिकेट बोर्ड में हाँ, रहे, एक चीज आईसीसी और में रहे। यहाँ फॉल्ट है डेफिनेटली भैया। अगर आप टीचर हो तब तो आप फील कर पाओगे स्टूडेंट को, तब एज अ स्टूडेंट आपने उस चीज को फेस किया हो। अगर मैं स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, तो अगर मैं एज अ कोच बनता हूँ या एज अ चीफ बनता हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड बनता हूँ, तो मैं उस चीज को तभी तो फील कर पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी स्टूडेंट, आप अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट रह चुके हो, उस लाइफ को हो चुका है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर व्यक्ति ऐसा है, ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जिन्होंने एज अ ओलंपियन भी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, बट अभी भी ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स का एस भी नहीं जानते हैं, और वो जनप्रतिनिधि या बहुत अच्छी जगह पे हैं। और वही जो आप केस बता रहे हैं, ये जब आप उनके पास जाओ तो वो शॉल और वो नारियल, और स्टेज के बाद ऐसे अनजान बन जाएंगे, अच्छा तुम ही थे क्या उस दिन, मैंने ही शाल लगाया था, और स्टेज में चढ़ेंगे तो फिर पीठ थपथपाएंगे, अरे बड़ी बात है। तो ये जो ऑन स्टेज और बैक स्टेज वाला जो खेल होता है ना, वो शो ऑफ के लिए होता है, वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है, वो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर, वो प्राउड मोमेंट है ही नहीं, वो एक्सपोजर वाला ही। हाँ हाँ मैं तो ये कहना चाहूंगा हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, अगर आपको कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं मिलता है अच्छी फिल्म्स के लिए, कि भाई अभी एक्टर की कमी है, तो आप इंडियन पार्लियामेंट से हमारे पॉलिटिशियंस को उठा के जा सकते हो। लाइव एक्टिंग उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, ना उन्हें रीटेक लेना पड़ता है, ना उन्हें दोबारा रिहर्सल वहर्सल भी नहीं करते। और क्या एक्टिंग करेंगे। मैंने कंगना रनावत जी का देखा, तो उन्होंने कहा कि बेल्स में ऐसे लड़ाई करेंगे, मुंह लाल हो जाएगा, बाहर निकलेंगे, या कॉफी एंजॉय हो रही है, अच्छा भाभी जी ने ये भिजवाया है, भाभी जी ने वो भिजवाया है। तो भैया हॉलीवुड वाले हमें देख रहे हो, हालांकि हमारे वहां तक पहुंच नहीं है, 4-5 हजार हमारे फॉलोवर है, मगर भैया अगर कोई देखे फ्यूचर में भी, तो अगर हॉलीवुड के डायरेक्टरों को कहीं भैया कमी वमी लगे, तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में आना है। बहुत टैलेंट है, लाइव एक्टिंग का तो बेस्ट टैलेंट है, ट्रस्ट मी सर।
अब मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम बच्चों को देखते हैं, भाई जिद पकड़ लेते हैं हमें क्रिकेट खेलना है, तो अब जैसा दिखा दिए ऐसा है बच्चा। बच्चों ने अब जिद पकड़ ली, खेलना ही खेलना है सर, तो फिर मैं उन्हें बिठा के समझाने की, काउंसिल करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप में सच में इमेंस पोटेंशियल है, मतलब कि अब आप उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड ही तोड़ दोगे, तो ठीक है चलो आप चलो, आजमाओ, वो आ और गया, अगर आप मिड में फंसे हुए हो तो बेटर है आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। ध्यान दो। तो कोई एथलीट जो भी यंग है, एवरेज एथलीट है, हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, एवरेज एथलीट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं हो, आप अगर नेशनल रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, स्टेट रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पा रहे हो अपने ग्राउंड में जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप बिल्कुल ही पागल नहीं हो स्पोर्ट्स के लिए कि यार ये स्पोर्ट, ये गेम मेरी सांस है, जैसे सांस नहीं लूंगा तो एक पल नहीं जी पाऊंगा, तो इसको छोड़ दूंगा तो नहीं जी पाऊंगा, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है तो आप पढ़ाई कर लो, अब बाकी चीजों में अपने ध्यान दो। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भैया जैसे सांस के बिना नहीं जी सकता, वैसे ये स्पोर्ट मेरे लिए है, कि अगर आधा घंटा भी मैंने ये कह दिया कि भैया ये आज से मैं संन्यास ले रहा हूँ, आज से मैं छोड़ रहा हूँ, तो जी नहीं पाओगे, तो फिर मत छोड़ो, फिर दाव खेल लो, सबसे बड़ा क्या एग्जाम्पल पता ईश्वर देख रहा हो आप आगे निकल जाओ। अभी मैं आपके सामने ही दे रहा हूँ, आप ही हो। कितने साल आपने अपने पापा वाला केस बताया, कितने साल हो गए उसको? आई थिंक 10 9-10 ईयर्स, ठीक है। 9-10 साल 10 साल पहले भी आपके फादर ने यही चीज बोली थी जो आज वो स्पोर्ट बोला। सर ने मेरे हाँ कही थी, ठीक पिताजी है, थे। हाँ मतलब हाँ सर ने बात की और आज भी आप वही बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल यही बात तो कह रहा हूँ, क्योंकि यथावत स्थिति वही है, हमने काम कुछ नहीं किया ना हाँ, ग्राउंड में। तो अब क्या चेंजेस, क्या बोलोगे, क्या चेंजेस आए हैं? मैं ये नहीं कहता ये चीजें बेटर नहीं हुई है, समय के साथ बेटर सब चीजें होती हैं। अब जाहिर सी बात है, आप पहले स्लीपर में चलते थे तो अब शूज में चलते हो। समय के साथ पहले कार थी, अब एरोप्लेन हुई। मतलब समय के साथ चीजें बढ़ती है, डेवलप्ड होती है, वो प्रगति का नियम है। बट बात ये है, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमें ऐसा है वो ये वो कितना करते हैं। मैं एक बहुत जो मैं फेस करता हूँ, मैं कुछ इंसिडेंट्स आपसे शेयर करता हूँ। मैं वर्ल्ड कप एथलीट हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलने बल्गेरिया गया और मैंने न्यूज में फोटो डाली, मतलब दी न्यूज दी अपनी, ये मैं यहाँ खेलने जा रहा हूँ, ये मेरे अचीवमेंट है, मैं क्वालिफाई किया, इस दिन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। और न्यूज़पेपर का नाम मैं क्या ही ले दूं, ऐसे 2-3 बड़े हम्म न्यूज़पेपर हैं, और मैंने न्यूज़पेपर में दिया और मैंने उनसे मतलब दे नो ही प्रतीक अच्छा खेल रहा है। आज पहली बार न्यूज़ उनके पास नहीं गई है, पहले भी न्यूज़ जाती रहती थी। और मैं तब न्यूज़ दूसरे दिन उठा के देखा तो मैंने थोड़ा बड़ा दिया था, अपनी फोटो दी थी, तो मैंने दूसरे दिन न्यूज़ दी तो उन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो मेरी छापी थी और इतना सा वर्ल्ड कप एथलीट्स के लिए जगह दी थी। और वहीं बगल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी की या विट्स की, शायद मुझे याद नहीं है, मैं किसी कॉलेज का बुराई नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी फोटो छपी थी और लिखा था, मेंशन था बगल पे जस्ट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तब आप पेपर तक में वो आप अपनी अवेयरनेस नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, एक सच नहीं पहुंचा पा रहे हो जो चीज है। अब जो चीजें नहीं है उसको आप बताना चाह रहे हो, बगल ही में जस्ट फोटो अभी भी मेरे पास पड़ा होगा, वहां एक बड़ा फोटो पड़ा हुआ है मेरा, तो मुझे क्या फील हुआ होगा? मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, हाथ पैर तुड़वा के, उसके पहले मेरा 20 दिन 1 महीने पहले हाथ पैर टूटा था और मैं डेली दिन रात को रगड़ रहा हूँ, और मेरे सपोर्ट खड़े करने वाले कितने लोग हैं मेरे पास? क्या ये सतना के लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जब मैं बड़े लेवल पे बात करता हूँ कुछ एथलीट से, तो आपको पता ही जितने हाई लेवल के एथलीट्स हैं वो स्पॉन्सरशिप बेस पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है जितना ओलंपिक, एक बार ओलंपिक जाते हैं ना प्लेयर्स, उतना बजट पूरा स्पोर्ट्स बजट है हमारा। तो मैं हमारे यहाँ 9 सीमेंट प्लांट्स हैं, 9 सीमेंट प्लांट्स है। जैसे कि आपने बताया ही, आपने और एथलीट्स के साथ कन्वर्सेट किया है, पॉडकास्ट किया है, उनका भी मैंने शायद देखा था, उनको भी फाइनेंशियली बैरियर्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मैंने एक उसमें क्लिप देखी थी, उन्होंने बोला ही बैरियर्स आ रहे हैं। अब भाई गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती है, बट जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, ये अवेयरनेस की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूँ माइंड सेट की। अगर कोई व्यक्ति नेशनल क्वालिफाई करके इंटरनेशनल स्टेज में इंडिया को ले जा रहा है, और हमारे 9 सीमेंट प्लांट्स हैं यहाँ, और सभी कोई भी फर्म के सीएसआर फंड होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन का 1 से 2% वो सीएसआर फंड में अलॉटेड होता है, और जितने टाटा, जियो, रिलायंस सब इसी से फंड से रिलीज हाँ करते भाई हैं सबके स्पोर्ट्स। पास सीएसआर फंड्स होता है, मगर लगाते कहाँ हैं अच्छी जगह। तो उसको भी लगता है कैसे कन्वर्ट करा के घुमा के बैक स्टेज पैसा वापस ला दिया जाए। आजकल तो एनजीओ के नए हब हो रखे, नया हाँ, नहीं वो सब तो नहीं बट मोस्ट ऑफ दैट
लगभग चीजें ऐसी ही हैं साहब, आप देखिए या ना देखिए। देखिए बिल्कुल, तो मैंने बात रखी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बात रखी, मैंने डायरेक्ट बात रखी कि क्यों ना एथलीट्स को ये जगह दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे दो आप, बट किसी को भी दो जिसे किसी को जरूरत हो। दो जिसको आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ 1 साल दे के देखो, नहीं होता है तो हटा लो, उसके अचीवमेंट नहीं आते। बट अगर वो मेहनत करना चाह रहा है और अगर आपका हल्का सा सपोर्ट ऐसे लग जाएगा, तो उसका जीवन बन जाएगा। तो उसको दो ना। आपको कबड्डी अच्छा लग रहा है, मैं आपके पास आया, सर मेरे को कूडो में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को फुटबॉल में नहीं इंटरेस्ट है, मुझे कबड्डी में इंटरेस्ट है। अच्छा लो, कबड्डी के एथलीट्स को लो, आप गोद ले लो, स्पॉन्सरशिप करो। तो वो मैं ऊपर जब बताता हूँ अच्छे लेवल के एथलीट्स तो हंसते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारे यहाँ 9 सीमेंट प्लांट्स है और तुम अभी भी बिना स्पॉन्सर्ड के खेल रहे हो। मतलब ये है हमारे विंध्य क्षेत्र की कहानी। तब स्पॉन्सरशिप्स नहीं होंगे तो कैसे आप निकलेंगे? जैसे आपने वो वाला भी पिछला वाला भी पॉडकास्ट में यही उसके साथ बैरियर था, वही मेरे साथ बैरियर था। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं कहाँ तक जाऊंगा, किस लेवल तक खेलूंगा? मैं इंटरनेशनल नहीं जाऊंगा, मुझे फाइनेंशियली थोड़ा बैरियर्स आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े अमाउंट्स में एक साथ लगातार पे नहीं कर रहा हूँ। अभी यूरेशियन कप होने वाला है, मैं नहीं हूँ जाने लायक, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, क्वालिफाई कर लूंगा या कर रहा हूँ। अभी ट्रायल्स नहीं हुए हैं बट मैं एलिजिबल हूँ ट्रायल्स के लिए। तो आप नहीं सोच पाओगे। अगर ये वीडियो सही में उनके पास पहुंच रहा है जिनके पास हुजूर पैसा है, तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि साहब पैसा देना चाहिए, सही व्यक्ति को आप पैसा नहीं, दो। पैसा आप अपने से नहीं दो, जो जो हाँ चल रहा है ना, हाँ हाँ आप एज अ वो दया मत करो, हक की हाँ, चीज दो। हक की चीज दो साहब। हाँ, आप हमारे अब यहाँ तो का पत्थर ले रहे हो, हाँ, सीमेंट बना रहे हो, लोगों को पॉल्यूट कर रहे हो, पॉल्यूट कर आप रहे हो एक तो एक हमारा हजार ट्रक हक खड़े है ना। रहते हैं, आप समझो ना। तो आप एज अ दया मत दो। हाँ हाँ ये आप दान करना चाह रहे हो। मैं कोई मुझे बोलता भी है ना 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, मैं बोलता हूँ भैया आप हाथ जोड़ लो। मैं बोलता हूँ भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक रिवॉल्यूशन चाहिए, क्रांति चाहिए। मतलब ये चलन में आ जाए, जो ऊपर लेवल पे है ये हमारे 9 सीमेंट प्लांट्स में चलन पे आ जाए। ये हाँ, कि कोई भी लड़का निकले आप सपोर्ट करो। हाँ सर मैं तो सीमेंट प्लांट पे भी वीडियो बनाया था हाँ कि भाई सीमेंट प्लांट में लोकल लड़के को नौकरी नहीं दे रहे हैं, पॉल्यूशन ये फैला रहे हैं, मैंने पॉल्यूशन में वीडियो बनाया। तो अब मैं ये चीज कहता हूँ कि पॉल्यूशन खाएं हम, हाँ वही चीज पत्थर है। हम अपना दे रहे हैं, जमीनें हम अपनी दे रहे हैं, नौकरी आप बाहर के लोगों को दे रहे हो, आप किसी भी किस्म का अच्छा काम हमारे यहाँ नहीं करते हो। तो सर फिर जनता को भी जागना चाहिए ना, बिल्कुल हम अपना सब डेफिनेटली। कुछ क्यों दें। क्यों दें, सही बात है। और सीएसआर को आप इधर से घुमा के एनजीओ के थ्रू दल लाके आप भ्रष्टाचार में बिल्कुल आगे हो। मैं किसी एक फर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, अधिकांश भारतवर्ष में जितनी भी फर्में हैं उनकी हालत ऐसी ही है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, भारत का उद्योगपति शुरू से चोर रहा है, उसने कभी किसी चीज को क्रिएट नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, उसने सरकार के साथ साठ गांठ करके अपने देशवासियों को उल्लू बनाने में रहा कि कैसे बेच दूं, कैसे क्या कर दूं, कैसे इनको लूट लूं। कभी इन्होंने रिसर्च पे समय नहीं, रिसर्च पे पैसा नहीं खर्चा किया। आप देखिए भारत के उद्योगपतियों कितना पैसा रिसर्च में खर्चा करते हैं, और जो कर भी रहे हैं तो उनको लगता है कि सांठ घाट करके किसी ऐसे को दे जो पीछे से लाके कुछ हमें देके चला जाए। और धन तो साहब एक दिन यहीं रखा रह जाएगा। हम जो देश अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, जो मिट्टी का विकास हम अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, वो रहेगा ना। आज हम कितना भी गाली दे दें अमेरिकन को, कुछ भी कर लें, मगर आज वही नेता जो राष्ट्रभक्त पार्टी के नेता बनते कहते हैं अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको शर्म आनी चाहिए इस देश में। आप स्वयं सोचो, उन सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं भाई। हाँ मैंने देखा। जो सरकारी स्कूल आपने खोली आप उसमें अपना बच्चा पढ़ाओ, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। आप मध्याह्न भोजन स्कूलों में बंटवा रहे हो आप वो भोजन करो भाई। आप अपने लिए क्यों अलग व्यवस्थाएं रखे हो? आपका बच्चा विदेश में पढ़ेगा, इसी देश के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाओ ना, भरोसा नहीं है क्या? इसी तरह आप एथलीट्स को देखो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बेसिक लेवल पे काम होना चाहिए था ना। गवर्नमेंट स्कूल थी तो वहां गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अच्छे टैलेंट को निखारो, उसको प्रिपेयर करो और उसको पुश करके ऊपर तक लेके जाओ ताकि वो ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट पे मेडल लेके आए। शायद सबसे बड़ा टूर्नामेंट वही मैं उससे मानता हूँ। बिल्कुल आप डेफिनेटली चाइना को देखिए सर, चाइना को गाली देने से, बाइकआउट चाइना करने से कुछ नहीं होगा। आपकी डेफिनेटली। पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना पे डिपेंड है। आप चाइना को देखो, वहां से वीडियोस आते रहते हैं, बच्चे बस स्टॉप में आपके कूडो की या मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप उनके गवर्नमेंट स्कूल्स को देखो भाई, उन्होंने काम किया ना। यथावत हम लोग लगभग सिमिलर टाइम पे आजाद हुए हम और चाइना, उन्होंने काम किया और वो लेकर गए। मैं उस दर्द से झेला हूं, और मुझे भी सर ये पता था कि इतनी जल्दी स्थितियां नहीं बदलनी। शायद मेरी जो अवस्था थी वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि मैं
तो उस अवस्था में ही नहीं था कि मुझे पता हो कि किसके पास पैसे के लिए जाना है, किसके पास मेडल आएगा तो जाना है, पता ही नहीं था सर। इसीलिए फिर अपन ने समझा कि भाई स्पोर्ट्स रन विद सपोर्ट, तो नो सपोर्ट, नो स्पोर्ट, ओनली वर्क। ओनली भले साहब ये मुस्कुराहट है मगर वो दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल वो और सर मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ, जब मैं क्लास 6 में आया तो पैसे की कमी तो थोड़ा रहती थी। तो मैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे उनसे पैसे नहीं लेता था, और जिनके फादर नहीं उनसे पैसे नहीं लेता था। अब मैं इस चीज को और बड़ा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि मेरी बात उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे तो कम से कम मुझसे संपर्क करें, मेरे पास आए। मैं इसीलिए यहाँ हूँ। तो मेरे ऊपर बड़े मेरे रिलेटिव्स ही हंसा करते थे कि बताइए, वो बड़ी अच्छी कहावत है अपने यहाँ पे बुंदेलखंड करते हैं कि बाप मर गया अंधियारे माँ, पूत का नाम पावारा, उसे करके कुछ है कि मतलब कि पिताजी अंधेले में रह गए और बच्चा पावर हाउस बना रहा है। मतलब खुद के खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चा नेक काम करने निकला है। मगर सर करते 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 मैं ये चीज आज तक करके ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो दंश वो दर्द मिला है, तो मुझे पता है कोई भी एथलीट जो बड़े पद पे जब सेलेक्ट होके जाएगा, जैसे क्रिकेट का जिसने दर्द झेला है, जिस दिन वो बीसीसीआई चीफ बनेगा तो लोगों के लिए अच्छा करेगा। हाँ वो जर्नी को उसने फील किया फील किया है। मगर माननीय जी के बेटवा जो बन गए हैं, जय भैया जय शाह जी, क्या फील करेंगे? डेफिनेटली। और आपके ही स्पोर्ट में सर देखिए, आई होप आपके कोच सर बहुत फिट है, मैंने उनको देखा है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही लोगों को आना चाहिए, ऐसे ही लोगों को आगे निकलना चाहिए बिल्कुल जो अपनी जर्नी में उन्होंने उस चीज को फील किया, फिर वो आगे जाए। इसके लिए तो हम आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जनता जब जागरूक हो जाएगी तो फिर कोई नहीं पीछे हट सकता है। बट सर मैं एक चीज बता सकता हूँ, बहुत वार्म हार्टेड एथलीट है। मैं ऑन कैमरे एक चीज कह रहा हूँ, मैं इसे कट भी नहीं करूंगा। मतलब सर एथलीट की पॉजिटिविटी ना नेक्स्ट लेवल होती है। मेरे को आपसे वो फील आ रहा है सर, आपकी पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल है सर। सर ट्रस्ट मी। एक स्पोर्ट्स जो मैंने एज अ स्पोर्ट्स करियर मैंने सीखा है कि आप भले इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओ इंटरनेशनल में, आप भले स्टेट चैंपियन नहीं बन पाओ, भले नेशनल चैंपियन नहीं बन पाओ, अगर आपने एज अ स्पोर्ट्स एक प्रॉपर गाइडेंस में किया है और एक प्रॉपर वे पे आपने सीरियस वे पे किया है, तो आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाओगे। मतलब मैं एक चीज मैं पॉइंट मानता हूँ। तो मैंने अपने लाइफ का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मेरे फादर मुझ पे देखते हैं और मुझे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंचूंगा या पहुंच गया या नहीं पहुंचूंगा। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है मैं एक अच्छा इंसान बन गया, मतलब एज अ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन लेके। और डेफिनेटली अगर आप एक प्रॉपर पाथ, आजकल गलत लाइन भी है, गलत गाइडेंस भी है, अगर उसको फॉलो नहीं करते एज अ जैसे आप गुरु, आप एज अ टीचर हो तो आप समझ पाओगे, इस चीज को फील पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट एक प्रॉपर गाइडेंस से सीखता है तो डेफिनेटली वो जीवन में नहीं पता ही वो साइंटिस्ट ही बन जाए या बहुत बड़ा इंजीनियर ही बन जाए, बट वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। आपके गुरु ऐसे रहे होंगे जब आप ऐसे हो, आपकी सोच माइंडसेट वैसा है। तो सेम वही चीज मैं अपने आप को हमेशा भगवान से ही दया मानता हूँ। ये मतलब मैंने जिस मेंटरशिप जहाँ से गाइडेंस प्रॉपर लिया वो बहुत अच्छी चीज थी, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा एथलीट तो नहीं बनने के प्रयास में हूँ, बट एक मैं बहुत अच्छा इंसान मैं मानता हूँ मैं हूँ थोड़ा। सर अभी मुझे एक घटना याद आ रही है। आपने याद होगा माननीय ब्रजभूषण शरण जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, हाँ गुंडा वाले। आप सोचिए वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, कुश्ती में मेडल लाने वाली महिला पहलवानों ने उनके ऊपर हाँ आरोप वो लगाए और बस किया, शायद वो सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट से साबित नहीं हो पाए। मगर कितनी दुखद बात है कि दोबारा उनके पैनल के लोग जीत गए, और फिर उनके ऐसे बयान आए कि भाई दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, और जीतेंगे तो हम ही, चाहे जो कोई कुछ कर ले। ये सर हमारी लाचारी को दिखाता है सर, इस देश में जनता कितनी लाचार है। मैं उनके विषय में कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने किया नहीं किया, भाई ये सब कोर्ट वो का तो है, सब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का का, वो करे हाँ। ना करे अपने को कोई नहीं। मगर सर इस लेवल का कॉन्फिडेंस, और फिर हम कहते हैं हम लोकतंत्र में हैं जहाँ जनता राजा है। जनता तो लाचार है, और जनता सरवाइव कर रही किसी भी तरीके से सर। सबसे ज्यादा टैक्स देता है मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा स्ट्रगल ही मिडिल क्लास ही करता है। आप सोचिए, मैं तो देखा जो राशन मिलता है 5 किलो राशन, मैं तो अब इस चीज को प्रखर होकर कह रहा हूँ, 5 किलो राशन आप एक व्यक्ति को दे रहे हो, कोई भी नेता भारतवर्ष में हो। मैं 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सारे भोजन का वेटेज किया जाए, जितना अन्न मैं महीने भर में खाता हूँ, वो भी 5 किलो से ज़्यादा ही होगा। उसमें भी चावल, रोटियाँ, दाल सब रहती हैं। आप 5 किलो अनाज जो गरीबों को दे रहे हैं, मोदी जी, माननीय 30 दिन तक एक सीरीज़ बनाएँ और 5 किलो राशन में सर्वाइव करके बता दें। तो अगर वो सर्वाइव कर लेंगे, तो सर्वाइव हम फिर भी हम भी कर कर लेंगे और इस लेंगे। देश का हर गरीब आदमी कर लेगा। हम्म, सर्वाइव करके बताएँ ना, नहीं कर पाएँगे। नहीं, मैं तो कहूँगा सर प्लीज़ मत करिएगा, आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ मत करिएगा, बट आप नहीं कर पाएँगे। आप किसी यंग अपने सीएम को बोल दीजिए वो है, आप मत करिएगा सर। आप किसी सीएम को बोलिए। नहीं ये बात तो सच है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी ही नहीं पूरी हो पा रही है। हॉस्पिटैलिटी, रहने के लिए घर और एजुकेशन, 3 चीजें चाहिए इंसान को जो एक नॉर्मल लिविंग के लिए चाहिए। वो 3 ही चीजें फुलफिल हो जाएं तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। सर, बिल्कुल सर। सर एक अच्छी दिल की बात पूछता हूँ, आप इतना इंटरनेशनली ट्रैवल किए हो, उन विदेशियों में, गोरों में और हम में फैसिलिटी को लेके क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मतलब उनको यहाँ ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है, ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा बेटर हमसे कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं? सब पहली चीज वही चीज है ना जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये पहले ही हमको फाइनेंशियली और सोसाइटी, वहाँ फ्रीडम है। अगर आप छोटे से कुछ चीजें करना चाह रहे हो तो आपको किसी के कोई भी आप फील्ड चुनना चाह रहे हो, आप एज अ पेंटर बनना चाह रहे हो, आप आज का 5वीं क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा, स्टैंडर्ड का बच्चा, वो बोलेगा पापा पापा मुझे पेंटर बनना है, तो पापा पहले थप्पड़ देंगे फिर बताएंगे पेंटर, अरे वो बहुत छोटा काम है ना। तो ये जो आपकी चॉइस है। फिर दूसरा बैरियर, अपॉर्चुनिटीज। दो चीजें अगर साथ में मिल जाए, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। अगर आपको चलिए क्रिकेटर बनना है, स्टेडियम है, आपको एथलीट एथलीट में या फिर एथलेटिक्स करना है, तो आपके पास पिच है। तो ये दोनों चीजें उनको, एक तो फ्रीडम रहती है अपना एज अ करियर ऑप्शन करने के लिए, उतना एक्सपोजर रहता है उनके पास, और अपॉर्चुनिटीज रहती है, गाइडेंस होता है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस भी, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट भी। तो इन सब चीजों में हमसे वो बेटर है। और एक प्रॉपर एक्सपोजर आफ्टर बाद, मेरे को मेरे सिटी में लोग नहीं जानते हैं, और वहां उस जो व्यक्ति होगा उसे एज अ, मैंने बताया ना आपने वो अपने अभी पिछला वो एग्जाम्पल दिया ही, वो सांसद जी या किसी व्यक्ति ने उनको रोक के रखा था शॉल के लिए, उसके लिए बहुत देर तक इंसल्ट फील हुई मुझे। तो वही चीज है ना, वहां तो एज अ उनको मेंटर, मतलब एज अ इंस्पायर लोग होते हैं, वो चीज हमें करना है। तो यही डिफरेंस है जो मुझे लगता है, वो गैप है वो जो, तो वो गैप फुलफिल किया जा सकता है। बट आपकी निगाहों में जब आप एज अ एथलीट्स मुझे देखो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए हाँ ठीक है, होगा, कर लेगा, हाँ ठीक है, बैठो। वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं आ रही हम है? बहुत संकुचित सोच में रहते हैं। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये बता दूँ कि वो ऑफ़िस में मिलने गए थे, तो ऐसा नहीं कुछ मीटिंग-वूटिंग चल रही थी। हम्म, बढ़िया एन्जॉयमेंट चल रहा था, वो मतलब सर कितना और हम अपने यूथ को तंग करेंगे। और मैं सोसाइटी में सभी लोगों से बुआ, चाचा, मामा, नाना, काका से कहना चाहता हूँ, साहब क्या मिल जाता है बुराई करके यार? बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटता है। कॉन्फिडेंस यार इंसान टूटता है। कितनी मेहनत करता है, अपने आप को खड़ा करता है, अगले दिन ग्राउंड में जाता है, लड़ता है इतनी कमियों के बाद भी। कोई एक बच्चा जो आर्थिक उतना सशक्त नहीं है, अमीर का है तो फोर व्हीलर से आएगा अपने, फोर व्हीलर से। अब बढ़िया आएगा, बढ़िया उतरेगा, बैग वैग लेने आने जाने वाले लोग रहेंगे और उतार के उसको जाएंगे। वो खेले उलेंगे, बढ़िया उनका सब व्यवस्था है। मगर बेचारा जो गरीब का बच्चा है, वो हर दिन अपने आप से लड़ता है। पहले तो स्वयं से लड़ता है, लड़ता है। फिर वो बुआ, नाना, चाचा, मामा, काका सबसे लड़ता है, भैया प्लीज बुराई मत किया करो। फिर वो फैसिलिटीज से लड़ता है। तो समझिए ना सर, कितना प्रॉब्लम, दर्द हमने झेला, हमें पता है, और आप वो झेल रहे हो, कितना बुरा लगता है। मगर मैं जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कुछ नहीं दे सकते यार, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दो। बस वही चीज चाहिए, उतना ही दे दो यार, उतना ही उतना ही पर्याप्त है, देना उसमें है। तो पैसे खर्चे नहीं होते। अगर आपका इंट्रोडक्शन हुई, आप एज अ फुटबॉलर है, हम्म, ठीक है, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको ऐसा निगाहों से नहीं देखा जाए अरे ये तो कुछ नहीं करता होगा, फुटबॉल खेल रहा है, जी मतलब सर। वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अच्छा ये फुटबॉल खेल रहा है, क्या ही है, कुछ नहीं है, अच्छा खेलते हो। अगर आप, मैं मतलब पहले इंट्रोडक्शन अगर मैं देता था, यहाँ मैं कूडो कराते करता हूँ, कूडो करता हूँ,
मैं मार्शल आर्ट सीखता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता था, अच्छा सीखते हो, अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हाँ हाँ, हाँ, इंडिया को, बस। मतलब वो रिस्पेक्ट, वो फील ही नहीं होता था, उनको ये लगता था अब इस एज में आप क्या करोगे, अब क्या करोगे। तो ऐसे बहुत से सवाल थे, बहुत से थे। तो शायद मैं एक थोड़े अच्छे जगह पे पहुंच गया हूँ तो उनको जवाब मिल गया, बट मेरे जैसे कई ऐसे एथलीट्स हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो इस चीज को फेस करते हैं। अभी भी मैं फेस करता हूँ, अभी भी मैंने बताया, मुझे कितने लोग सतना में जानते होंगे, मैं ऐसे 5 से 6 एथलीट्स का सतना में नाम ले लूं जो बहुत अच्छे हैं। गार्गी सिंह परिहार जो एकलव्य अवॉर्डी हैं, हाँ। इसके बाद हिमांशु मिश्रा, बहुत अच्छा जैवलिन थ्रोअर है। इवन मतलब ये बहुत हाइलाइटेड प्लेयर्स है। रत्नेश भैया, रत्नेश पांडे, बहुत अच्छा, विक्रम अवॉर्डी हैं, ये सतना से हैं, कितने लोग जानते होंगे, कितने लोग। तो आप रिस्पेक्ट क्या होगा अगर मैं कोई उसमें खड़ा हो रहा हूँ, किसी जगह पे खड़ा हूँ, तो कितने लोग जानते होंगे, हाँ प्रतीक सिंह है, अच्छा कूडो में है, हाँ इनकी जॉब भी लगी है, बहुत मिनिमम लोग। तो अब तो जानते ही नहीं हो, अवेयरनेस सोशल ही नहीं है, अप्रिशिएशन नहीं है। सोशल अप्रिशिएशन नहीं। आप पेपर वाली ही इतनी छोटी निकालोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। अगर मेरे आगे इनकम टैक्स नहीं लिखा हो और आगे मेरे नहीं लिखा हो कुछ, तो फिर लोग पहले मतलब मैंने एक साल पहले मैंने वो बहुत चीज फेस की है, मतलब हद वाली फेस की है। मैंने अपने आप को डाइवर्ट भी कर लिया था पढ़ाई साइड। ये अब क्या होगा, मतलब इतना ज्यादा मेंटली फंस गया था मैं, क्या करूंगा क्या करूंगा। हाँ, भारत की समस्या है कि स्वयं को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय, स्वयं को देखने की बजाय, हम ये देखते हैं बगल वाला क्या कर रहा है। हाँ हमको हमसे ज्यादा पड़ोसी में इंटरेस्ट है। तभी से हमारे यहाँ एक शो आता है बॉस करके। हाँ। घर के अंदर क्या चल रहा है, 4 लोग को लड़के पॉइंट मुर्गा पॉइंट लड़ाए पॉइंट जाते हैं, पॉइंट पॉइंट। मुर्गा लड़ाए जाते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं, खूब देखते हैं। खूब देखते बहुत हैं बड़ा और सेलिब्रिटी बहुत उनका, मजा आती है हाँ देखने बहुत में। बड़ा सेलिब्रिटी उनका वो भी करते हैं, मतलब उनका एंकरिंग उंकरिंग क्या करते हैं बीच में, तो वो करते हैं। तो बॉस करके जो शो आ रहा है, उसमें मुर्गा लड़ाए जा रहे हैं, अलग अलग करके, मराठी में भी आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में भी आता है, मुर्गा लड़ाए जा रहे हैं। तो वो देख भी रहे हैं। हम उनको मतलब सेलिब्रिटी मान बैठे कि अरे बाप रे, लड़ाई करना ना बहुत बड़ा बात है। और थाना वाना चले जाइए, रोज इतना FIR रहता है, रोज एकदम सर्वर तक खोल दिया लोग लड़ लड़ के। तो ये बताता है कि हम कितनी संकुचित और सोच छोटी मानसिकता में आज जी रहे हैं, जो कि आगे आने वाले जेनजीस को, हमारे युवाओं को, यूथ को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम को एज अ टूल बनाओ, अपनी बात रखो, सरकार से, प्रशासन से, सत्ता से सवाल करो, और आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को ही प्रस्तुत करो। बिल्कुल आप बिल्कुल। सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। आप सिर्फ उसको एक कम्युनिकेशन का रास्ता मत बनाओ कि लड़का है तो लड़की से बात कर ले, लड़की लड़का से बात कर ले। वो कम्युनिकेशन का रास्ता ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन का रास्ता सोशल मीडिया है ही, कितने पुराने पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं। हर चीज का प्लस और माइनस होता है, बट डेफिनेटली। आप प्लस में कन्वर्ट करो ना, आप उसको लेकर आओ। सर मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा पॉडकास्टर नहीं हूँ, आपको सच बताऊँ तो सर, जो है दिल की बात, मेरे तो 10,000 फॉलोवर अभी नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग फॉलो करो, ऑब्वियस फॉलो करो यार, अच्छी बात है, बट सच बात बताता हूँ। मेरे से बच्चे पूछा करते थे, मैं इसके पहले, ये मेरी फर्स्ट इंस्टा आईडी है जो मेरे नाम से नहीं है, सतना पॉडकास्ट के नाम से। एक यथातीत है क्लासेस, वो भी कोचिंग के नाम से। मैं कभी कोई पर्सनल टेस्ट मैसेज कभी नहीं करता, जो भी है प्रोफेशनल बातें होती। 10 टीममेट्स इसमें स्कैन रहती है। तो सर आप ये देखिए कि जब मेरे बच्चे मुझसे पूछा करते सर आप फेसबुक में नहीं हो, आप इंस्टा में नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ, यूट्यूब था सोशल मतलब प्लेटफॉर्म के नाम पे जहाँ पे चीज़ें पता रहती थी, और व्हाट्सअप था। व्हाट्सअप इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक बार मैसेज करना पड़ता है, तो व्हाट्सअप में ग्रुप से उसमें हम कर देते थे, PDF भेजना है, कुछ भी भेजना है, वीडियो की लिंक्स भेजना है। मैं उनसे कहा करता था कि मैं जब भी कुछ भी बनाऊंगा तो मेरे फॉलोवर्स होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे। मानी माना कि 4,000 है, मगर सच में बहुत सारे उसमें मेरे फ्रेंड भी है भाई, प्लीज बुरा मत मानना, मगर अधिकांश फॉलोवर ही है, फ्रेंड्स नहीं, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, मेरे काम को देख के फॉलो किया। डेफिनेटली। तो सर ठीक है, आप छोटा ही क्रिएट करो, बट आप कुछ अच्छा करो। आप सोशल मीडिया को अपना हथियार बना सकते हो, आप बिल्कुल, प्रयास कर आज सकते के हो। समय पे तो अपनी आवाज आप उसके माध्यम से रख सकते हो, और जैसा आपने बोला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। हाँ। अब आप उसको, चाकू है तो आप उसको बचाने पे अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हो या किसी को मारने में इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ तो टोटली डिपेंड ऑन यू। आप उसको वेपन बनाते हो या हथियार बना के उसको मारने की कोशिश करते हो। सर, बीइंग एन इंडियन, आपको फॉरेन सॉइल में कैसा फील होता है? सर सबसे पहली चीज तो वो इंडिया वाली फीलिंग, मतलब लिटरली मुझे
मैं एज अ एथलीट अगर मैं बताऊं, मैं शेयर करूं अपनी फीलिंग्स, तो मुझे इंडिया का मैच हो रहा है, वो क्रिकेट का हो किसी का हो, मुझे अपने तिरंगे को ऊपर देखते हुए बड़ी मजा आती सर है। सर सर तो वो जो फ्लैग मैं लेके जाता हूँ ना, तो उसकी एक अलग, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैं क्या फील करता हूँ जब वो मेरे बैग में भी रहता है। और मैं मोस्टली जब मैं जाता हूँ तो मेरा एक कैरी बैग होता है और मैं उसमें पूरे टाइम कैरी करके चलता हूँ। और हाँ, हाँ, कुछ चीजें नेगेटिव चीजें हैं हमारे पास, जैसे हम वेल मैनर्ड नहीं है, ये मैं मानता हूँ। वो हमसे ज्यादा वेल मैनर्ड है, हम साफ सफाई ज्यादा रखते हैं, बट हमारे जैसा दिलदार उनके पास नहीं है। हमारे जो एथिक्स, हमारे वैल्यूज है, जो हमारी मॉरलिटी है, मतलब मैं देखता हूँ लोगों को अपने से मतलब है। या अभी मैं रात के 3 बज रहे हैं, अभी मैं किसी पड़ोसी को फोन लगाऊं, "ये भैया काम है", और यहाँ के लोग उठ जाएंगे, वहां किसी से मतलब ही नहीं है। तो वो जो एथिक्स, जो मदद करने का एक हेल्पिंग नेचर, वो मुझे नहीं लगता कि वो फॉरेन में मुझे देखने को मिलता है। हाँ, हम थोड़े पागल हैं, हम थोड़े सनकी हैं, मैं मानता हूँ, बट हम दिलदार हैं। मतलब इंडिया ऐसा एक ऐसी कंट्री मैं मानता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनली एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता, सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। या तो हम कुछ नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, या हम पहाड़ खोद डालते हैं, दशरथ मान जी बन जाते हैं। तो एक इंडियन की जो जेनेटिक्स हम कहते हैं बहुत पीछे नहीं, हम पीछे नहीं है, बस हम अपनी चीजों को पहचानते नहीं हैं। बस मैं ये फील करता हूँ। हाँ, बहुत सारी चीजों में सुधार करना है। कि कई बार क्लिप्स आप देखते होंगे, वो रियलिटी भी होती है, हम थोड़े से साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट है। बाकी हमसे बड़ा दिलदार कोई नहीं है। हम जो चीज देना जितना जानते हैं, और लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, ये हमारे हिस्ट्री से आता है। अब जब कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू सरकार थी, जब हम शिमला एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट सोसाइटी चीजें बनी हैं, जिसमें हमने हमेशा चीजों को दिया है लेने की जगह। तो मैं, मतलब, बहुत वेल फील करता हूँ ये एज अ इंडियन। क्या आपके साथ फॉरेन सॉइल में कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इंडियन होने के नाते? क्योंकि जब कई बार हम लोग इंटरनेट देखते हैं तो ऐसी चीज़ें आती रहती है कि पजीत्स बोला जा रहा है, स्मेल ऑफ करी, अलग अलग तरह की चीज़ें टीज करने के लिए बोला जाता है। तो क्या आपको पर्सनली कभी ऐसा फील आया कि फॉरेन सॉइल में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड टूर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ? सर, मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ है, जैसा आपने बोला है, सुना है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने बताया है, बट मैंने अभी पर्सनली ऐसा फील नहीं किया। अगर आप, कई बार क्या होता है, हम वेल मैनर्ड नहीं होते, हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं हमको। उस उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही भी है, क्योंकि हम उस चीज़ों को समझते नहीं है जल्दी। कई बार फॉरेन कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ जैब्रा क्रॉसिंग हमने केवल किताबों में पढ़ा है, हम्म। मुझे फॉरेन में समझ में आया। फर्स्ट क्लास के बाद मैंने फॉरेन में देखा, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग में ही क्रॉस किया जाता है। तो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस है, इससे लोग आपको जज करने लगते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं, बट पर्सनली मैंने ऐसा नहीं वो किया है, क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड होता है, मैं अपने में मस्त मगन रहता हूँ, और मुझे बीइंग अ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना विदेश घूमता हूँ ना, मुझे अपने कंट्री की डाइवर्सिटी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप किसी कंट्री जाओगे तो एक ही नेचर मिलेगा, एक ही लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ तो डिफरेंट वेराइटीज हैं। ओह कश्मीर चले ओह जाओ, और नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले आओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट चले आओ, मतलब अलग अलग ओह, लोग मिलेंगे। सर 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 बहुत बढ़िया सर, आपने दिल खुश कर दिया। मैं अपनी एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान गुलदस्ता है, अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग भाषाओं का, अलग तरह के लोगों का, अलग तरह की सभ्यताओं का। ये हमारी खूबसूरती है। आप हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर कहीं भी ट्रेवल करिए। आप, हम सतना में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सतना से 100 किलोमीटर जाइए, पन्ना खजुराहो वाली जगह आएगी तो भाषा बदल पूरा जाएगी, बदल जाएगी, भोजन बुंदेलखंड बदल बदल जाएगा, जाएगा, प्रकृति बदल बदल जाएगी। जाएगी, आप यहाँ से सीधी साइड चले चले जाइए आइए, 100-150 किलोमीटर में, तो प्रकृति बदल जाएगी, मतलब भाषा भी बदल बदल जाएगी, जाइए, भोजन बदल। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी अखंडता की ओर ताकि और बढ़े बढ़े। हैं, और हम विभिन्नता में भी अखंड हैं, एक भारत है। डेफिनेटली। मगर सर आज जो देखने को मिल रहा है राजनीति को लेकर, मैं बहुत दुखद रहता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट करता हूँ,
पॉलिटिकली थोड़ा बहुत पत्रकारिता भी अपना चलता है। जब जैसा जो गलत दिखा तो माइक उठाया और बस लग गया। आप यहाँ की अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखो तो वो सिर्फ विभाजन की राजनीति करती है। दो बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टीज हैं तो धर्म पे, जो थोड़ी सी स्टेट पॉलिटिक्स की पार्टियां हैं वो जाति पे, और जो कुछ और पार्टीज हैं जो भाषा पे। तो मतलब भाषा। भारत में 3 तरह की मुख्य तौर पे राजनीति आपको विभाजन की देखने को मिलेगी: धर्म, जाति और भाषा। आप किसी और पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप देखिए तो इन 3 में से बढ़ जाएगा। तो थोड़ा जब आपने अखंडता की बात कही ना, तो मैं अपने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर से अनुरोध करना चाहता हूँ, मत सर हमें बांटिए, हमें मत बांटिए धर्म के नाम पे, हमें मत बांटिए जातियों के नाम पे, हमें मत बांटिए भाषा के नाम पे, कि हम महाराष्ट्र जाते हैं तो हमसे मराठी आती है नहीं आती। नहीं आती है, सही बात है। सर हमें कन्नड़ आती है, तेलुगु तमिल आती नहीं, मत बांटिए सर। ये इस देश की खूबसूरती है। आप खूब राजनीति करिए। क्या यही 3 मुद्दे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास राजनीति करने के लिए? धर्म, भाषा और जाति? नहीं सर, और भी मुद्दे हैं सर। बिल्कुल चेंज बिल्कुल। करते ना सर, जनता भी चेंज करेगी सर। मगर दुखद है, हम तो हमेशा जनप्रतिनिधियों को दोष देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को दोष देते हैं, मगर हम कभी जागरूक नहीं होना चाहते। हम जनता को दोष नहीं देते। आप बिहार में देखिए जनसुराज के साथ क्या हुआ। आए थे ना, वो यही तो कह रहे थे मैं पलायन रोकने के लिए काम करूंगा, मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वर्क करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी सेक्टर, यहाँ पे लोगों को लेके आऊंगा, छोटे छोटे व्यापारों को बढ़ाऊंगा। उन्होंने धर्म की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की, उन्होंने भाषा की बात नहीं की, बांटने की बात नहीं की, छोटे बड़े की बात नहीं की, अगले पिछड़े की बात नहीं की। सर क्या हुआ सर? 0 सीट, 243 सीटों में से सर 0 सीट। तो कभी कभी बुरा लगता है। तो मेरा यही अनुरोध है पॉलिटिकल पार्टी से कि प्लीज ये विभिन्नता में अखंडता इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मत बांटिए सर, हमें मत बांटिए सर। हम नहीं बांटना चाहते हिंदू मुस्लिम के नाम पे। मत डिस्कस करिए 10 घंटा पार्लियामेंट में सर वंदे मातरम को। हर एक हिंदुस्तानी को वंदे मातरम और जनगण मन का अर्थ पता है सर। हम इस मिट्टी के प्रति सदैव 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 सर, हर एक हिंदुस्तानी लॉयल था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, लॉयल रहेगा सर। मैं तो कहना चाहता हूँ कुछ लोगों से, कुछ संगठनों से, कि अगर मैं हिंदू हूँ सर, तो मेरी अस्थियों को जलाया जाएगा, तो मेरी अस्थियों का जो राख फूल होगा गंगा में प्रवाहित होगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो देशभक्त मुस्लिम भाई हैं, वो देशभक्त हैं, थे और रहेंगे सदैव सर। जो मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाई हैं, उनकी अस्थियां इसी मिट्टी में गलेंगी, क्योंकि उन्हें दफनाया जाएगा। सर हमें मत बांटिए। जब आपने विभिन्नता की बात की कि डाइवर्सी, इंडिया बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स लैंग्वेज फूड में, तब सर मेरा ये दर्द जागा और मैंने आपके सामने नहीं, हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो हम एक सर, ताकत है। बिल्कुल उंगली सर। होंगे तो हर दूसरा व्यक्ति तोड़ेगा हमको। सर 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 ऑलरेडी सर हम टूटे हैं बहुत ज्यादा सर। अब और नहीं टूटना सर। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा, प्लीज 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 अपने इन हाथों में धर्म के नाम पर किसी को दबाने के लिए झंडे और डंडे मत उठाओ। कागज, कलम, पेन, वो जो कहते हैं ना सर, वो कैंची कूची उठाओ, जिससे आप ऑपरेशन, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबका भविष्य उज्जवल है सर। आप एज एथलीट आप फॉरेन कंट्री जाते हो, आपको थोड़ा एजुकेशन यहाँ से बेटर उनका मिलता होगा, यहाँ से बेटर आप भी कह रहे हैं कि सिविक सेंस बेटर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, क्यों? क्योंकि वो जागरूक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारे दर्शकों से, जो आपको हमें हमारी जनता देखते हैं, आप उनसे प्रार्थना करें कि सिविक सेंस डेवलप करें, बिल्कुल। देश को साफ रखें। ये हमारी माटी है, ये हमारी मिट्टी, हमारी माँ है। शिक्षित बने, जागरूक बने और अपने अधिकारों के लिए लड़े सर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे युवा वर्ग से अनुरोध करिए सर। नहीं सर, वो बेसिक चीजें हैं। जैसे हमारे तो डे फर्स्ट स्कूल में अगर हम सिखाया जाता है तो सबसे पहली चीज होती है मैनर्स, कोई चीज लेना, बट हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं।
जब स्कूल जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या नर्सरी KG 1 में हमें मैनर सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग बोलना, विश करना, सही चीज सही जगह पे रखना, जहाँ से जो उठाना। हम बचपन में बहुत अच्छा करते हैं जब तक मम्मी डांट करती है, और जैसे जैसे हम चीजों को भूलते जाते हैं वैसे वैसे हम चीजों को भूलते भी जाते हैं, भैया ये हमारी चीज है। हम घर में कचरा नहीं फैलाते हैं, बट वही चीज बाहर हम फैलाना पसंद करते हैं। भैया वो हमारा घर नहीं है, हमारी कुछ चीजें नहीं है। तो मतलब ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अगर आप कोई चीज यहाँ खा रहे हैं और यहीं फेंक रहे हैं या उसको डस्टबिन में देख रहे हो, तो मैं आपको जज कर सकता हूँ, आप एक अच्छे इंसान है भैया। वो जगह भी हमारी ही है, क्यों हम उसको गंदा करें? और वही चीज आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं, तो उससे आपकी पर्सनालिटी, आपके एक अच्छे इंसान होने की छवि बनती है। तो मैं बिल्कुल मतलब मैं ये चीज तो वहां से सीख के आया हूँ। मैं लिटरली मेरी भी यहाँ आके थोड़ी गंदी आदत थी। जैसे मैं स्कूल में था, मुझे याद था, तो पहले ट्रेन में शायद डस्टबिन नहीं होते तो एक वो आपको ऐसे लिखना था कि आपको क्या चीजें चाहिए, ऐसे क्या आप सुधार चाहते हो। तो मुझे याद है मैंने बचपन में 6 7 क्लास में भी मैंने यही ऐसे में मेंशन किया था। बहुत पहले ट्रेन में डस्टबिन ही नहीं होते थे, पहले लोग खिड़की से फेंकते थे, आखिरी गंदा तो जा रहा है ना। तो अब डस्टबिन तो हो गए, बट कुछ लोग को ये भी नहीं पता होगा। आप पूछेंगे ट्रेन में डस्टबिन होते हैं क्या ट्रेन में, वो खिड़की से निकाल के फेंकना ज्यादा वो करते हैं। तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे सुधारनी है, क्योंकि देश ही हमारा घर है। और अच्छी जगह जाएंगे तो कुछ जगह तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं ये मानता हूँ। मैंने कंट्री के अलग अलग पार्ट में विजिट किया हूँ, तो हम कुछ जगह हम बहुत गंदगी में रह रहे हैं, बट कुछ जगह बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत मतलब मैं देखता हूँ मैं एक इतना वेल मेंटेन्ड वो रहते हैं। कश्मीर देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, हमने जाके गंदा बनाया है। मतलब जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं वो अपने आप को इतना प्यारा रखते हैं ना, इतनी प्यारी लेक, वहाँ का पानी आप पी सकते हो। मतलब हालांकि कश्मीर तो नेचुरली वो बहुत प्यारी जगह है, बट उन्होंने मेंटेन करके रखा है, हम जाके गंदा कर रहे हैं। कई बार मैं कश्मीर में गया तो कई लोग बोल रहे थे आप ही लोग गंदा मचाते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। बेसिक सेंस है, वो है, मैनर्स है, ये हमें चीजों को सीखना है। बाकी तो कर ही रहे हैं हम लोग। सर, आप जब फॉरेन सॉइल पे जाते हो तो आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर जो शिक्षा प्रणाली है, शैक्षणिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें क्या डिफरेंस दिखता है? इंडियन एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में बेसिक क्या डिफरेंस आपको दिखता है? So, मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को नहीं किया। मेन होता है माइंडसेट का। मैंने बोला आपको आपको एज अ आपकी हॉबी है, एज अ पेंटर आपको अपना करियर ऑप्शन चुनना है, ठीक है। भले छोटा काम है वो, बहुत वो नहीं है। तो आपको इंडिया में अगर वही काम करोगे तो आपको थोड़ी गलत निगाहों से दिखा रहे, छोटा काम है, ऐसा है। बट वही चीज आप फॉरेन में एज अ करियर ऑप्शन लोगे तो वो आपको उतनी ही प्रिविलेज, उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी एक इंजीनियर या सॉफ्टवेयर को देते हैं। तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है आपके प्रोफेशन को लेके, वो इक्वली ट्रीट करते हैं। तो मुझे एज अ एथलीट बनना था, तो आगे मुझे तब तक एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट नहीं मिला जब तक मुझे भी एज अ ट्रीट ऐसे ही किया गया ही, भैया आप एज अ स्पोर्ट्स कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और वहाँ ये सब चीज़ों की फ्रीडम है। मेरे कई फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, एजुकेट PG करने गए, इंजीनियर थे वो, NIT बॉम्बे से गए वो वहाँ करने। तो वो बोलते मुझे पार्ट टाइम मुझे पैसे कमाने होते हैं तो मैं टैक्सी ड्राइवर का वो करता हूँ। मुझे अपने खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे जो घर से आ रहे हैं पैसे वो ठीक है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे XYZ मेरे खुद के एक्सपेंसेस है, तो मैं उसके लिए सैटरडे या संडे मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाता हूँ, 4 5 घंटे काम करता हूँ, मेरे अर्निंग हो जाती है और मैं उससे करता हूँ। यहाँ आप करोगे तो आपकी डिग्निटी कम हो जाती है। मतलब हमने सम्मान को कार्य से जोड़ रखा है कि हाँ, मतलब ये काम ज्यादा बेटर है, ये ये काम काम बेटर नहीं, काम ज्यादा बेटर नहीं बेटर है। है। सोसाइटी के लिए टैक्सी ड्राइवर भी जरूरी है, सोसाइटी के ये लिए बिल्कुल रेडी फल लगाने वाला, ठेला लगाने वाला भी जरूरी है, और एक बहुत इंटेलेक्ट व्यक्ति, एक साइंटिस्ट भी जरूरी है। जरूरी है। हमें सबका सम्मान समान स्तर से करना है, क्योंकि सोसाइटी सब मिलकर बना रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ही वो है। ये मैंने ये नहीं बोला एजुकेट आपको इंटेलिजेंट बनाती है। एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान या कैसे जीना है आपको लाइफ में और कैसे रिस्पेक्ट करना है वो बिल्कुल सर। सिखाती है।
जागरूक और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है, सिखाती है, दूसरों के प्रति समान संभाव रखना सिखाती सिखाती है, है। समानता सिखाती है, समता सिखाती है। तो ये सब शिक्षा की ही तो देन है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। वहाँ ये चीज़ की फ्रीडम है और यहीं ये सोसाइटी का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, ये आपको ये करना है। तो मैं बेसिक एजुकेशन में यही मुझे फ़ॉल्ट जो पर्सनली मैंने फ़ील किया, माइंडसेट का एक फॉल्ट है। माइंडसेट का एक स वो है। बाकी तो बहुत ज़्यादा मैं डीप तो नहीं बता पाऊँगा ये क्या डिफ़रेंस है। हाँ, एकेडमिक वाइज चीजें थोड़ा सिमिलर हैं। हुँ। फिर वहाँ पे स्किल पे या प्रैक्टिकल हाँ, एजुकेशन पे स्किल में ज़्यादा ध्यान बहुत दिया ज़्यादा जाता है। ध्यान दिया जाता है। मैंने सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जितना फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया है तो उनके 4 पिलर्स होते हैं। वही सिमिलर 4 पिलर्स मैंने वाईजीसी में लाने की कोशिश की है। अच्छा, फर्स्ट पिलर आप मानिए नॉलेज प्लस आईक्यू, दूसरा पिलर आप मानिए हेल्थ, तीसरा पिलर अवेयरनेस, चौथा पिलर स्किल। उनके एजुकेशन के 4 स्तंभ हैं, नॉलेज आईक्यू, हेल्थ, अवेयरनेस और स्किल। उन्हीं 4 पिलरों को जब मैंने देखा उनके एजुकेशन सिस्टम के अलग-अलग कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम की स्टडी की, तो फिर मैंने वो चीज़ें वाईजीसी में लाने की कोशिश की। तो आप देखिए मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है, बच्चों के आशीर्वाद से या बच्चों के सहयोग से ये हुआ है। मेरे बस का इसमें अकेले एफर्ट नहीं है, बाकी प्रभु तो है ही। तो पहला जब मैंने नॉलेज प्लस आई की, तो नॉलेज के लिए आप क्या करो, यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप इंडिया के किसी भी ट्यूटर से ऑनलाइन स्क्रीन में पढ़ सकते हो। आईक्यू के लिए मैं सिलेबस पढ़ा ही रहा हूँ। हेल्थ के लिए आप ऊपर देखेंगे, आप तो गए मैंने भी हैं देखा सर, आपने विजिट विज़िट किया, किया मैंने, वो तो जो आपका कसरतशाला बना है, ध्यान, योग, कसरत आप कर सकते हैं। और इवन दो सर एक छोटी लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई थी, हाँ, बिल्कुल। नॉन एकेडमिक बुक्स है 400 टू 500, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। अवेयरनेस के लिए मैं अलग-अलग गेस्ट बुलाता रहता हूँ। पॉडकास्ट के थ्रू भी आजकल जब गेस्ट आते हैं, जैसे आपने कान्हा के साथ में पॉडकास्ट किया, वो आपकी हुँ, बहुत तारीफ कर रहा था। तो अवेयरनेस के लिए अलग-अलग गेस्ट आते रहते हैं और हम ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस लेते हैं जो बच्चों को कराने की कोशिश करते हैं। स्किल के लिए आप देख रहे हैं यथार्थ किशन स्टूडियो जो मैंने बनाया था, तो उसका एक सेगमेंट सतना पॉडकास्ट है जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने वाला बच्चा, एडिट करने वाले बच्चे, हाँ, हमें थोड़ा-सा आउटसोर्स चीज़ें करनी पड़ती हैं और एडिट करने वाले मोस्ट प्रोबेबली थोड़े एक हद तक बच्चे भी होते हैं। तो स्किल के लिए मैंने ये किया और इससे एक अच्छी चीज़ है जो हम जो सेगमेंट चला रहे हैं सपना पॉडकास्ट, सर बच्चों का कम्युनिकेशन भी बेटर हो रहा है। बच्चों के अपने छोटे-छोटे इंस्टा पेजेस हैं। वो कोई एजुकेशन पे कंटेंट बना रहा है, कोई मोटिवेशन पे कंटेंट कंटेंट बना रहा है, कोई हेल्थ पे कंटेंट बना रहा है। मतलब मैंने बच्चों के कम्युनिकेशन पे ही वर्क किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है यही 4 हैं कि उनकी जो ताकत है वो नॉलेज एंड आईक्यू, हेल्थ, अवेयरनेस और स्किल। और सर स्किल में हमें स्पोर्ट्स भी शामिल करना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। जैसे मैं चाइना का एक दिन देख रहा था, वो हर एक बच्चे की स्टडी करते हैं, जेनेटिकल और हर तरीके जैसे भी जो स्टडी होती होगी, और फिर वो छाँटते हैं कि अच्छा इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको चलो ना बास्केटबॉल हुँ, सिखाते हैं। उसके चलो ये फिट है कैलिबर के हिसाब रनिंग से। के लिए, तो उसको रनिंग के लिए उसकी बॉडी जिस अनुसार बनी हुई है। फिर एक प्रॉपर कोच के तहत प्रॉपर एक रिसोर्सेज़ और बिल्कुल। फैसिलिटीज़ के थ्रू। तो कहने का मतलब कि क्या हम इंडिया या इंडियंस या हमारे पॉलिटिशियंस या जनप्रतिनिधि या सभी लोग, हम देशवासी, क्या हम उनसे देख के ये नहीं सीख सकते कि हम अपने यहाँ भी एक बेटर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ पे एजुकेशन बेहतर हो, बेटर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और हमें ये करना पड़ेगा, एज अ कंट्री हमें आना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो टाइटल दे रहे हैं विश्व गुरु, उसके लिए हमें एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आना पड़ेगा, जो कि अभी की स्थिति देखते हुए लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ऑलरेडी स्कूलें बंद कर रही है। हजारों हुँ, हजारों स्कूलें बंद हो चुकी हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी सर आप बता ही रहे हो, आप स्पोर्ट्समैन का दुख बता ही रहे हो, हम फील भी कर रहे हैं स्वयं से भी। और बाकी लोगों को जब देखते हैं, आप देखिए कितने सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कबाड़ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जबकि ये बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब भी ऑब्वियस देखते ही हैं, आप दिनेश कुमार जी उठाइए जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, आज आइसक्रीम बेच रहे हैं। आप दीपक कुमार जी उठाइए जो शुगर केन का शॉप लगाते हैं और गन्ने का जूस बेचते हैं और इंटरनेशनल एथलीट्स हैं। इसी तरह आपको कमल कुमार जी मिल जाएंगे जो गार्बेज कलेक्टर हैं। सोचिए कितना दुखद और बुरा है
हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। दुखद है, मैं सारे के सारे जनप्रतिनिधि और स्पोर्ट मिनिस्टर मुझसे उम्र में बड़े हैं। इन शब्दों के लिए मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर माननीय हमें मजबूर होके कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी बनने में कितना समय लगता है, कितना खून, पसीना, मिट्टी लगती है साहब। अब मेरे को बताया आपका लिगामेंट ब्रेक हुआ, कितनी सारी आपको इंजरीज हुई, मगर सर जब बेसिक फैसिलिटी कारण कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता, फिर जब वो बेसिक चीजों के लिए, नेसेसिटी के लिए सर, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहा होता है सर, दुख लगता है, बुरा लगता है सर। किसी खिलाड़ी को देख के कोई बच्चा जो आगे आना चाहता है उसका मनोबल भी टूटता है। आप देखिए ना, किसानों का इस देश में कितना शोषण हो रहा है, तो किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। कोई खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा शाइन नहीं किया है, जो सूरज नहीं बना है खेल की दुनिया में, सितारा रह गया है, उसके फैमिली मुझे लगता है किसी को सजेस्ट करे कि यार तुम आओ इतनी स्ट्रगल देख के, मगर नेता का लड़का नेता बनना चाहता है। ये दुखद है, ये विचार योग्य है कि विधायक का लड़का विधायक बनना चाह रहा है, सरपंच का लड़का सरपंच बनना चाह रहा है, जिला पंचायत सदस्य का लड़का जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है, उपाध्यक्ष बनना चाहता है। मतलब मलाई लोकतंत्र में नेता ही खा रहे हैं। और मूल जड़, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खेल की बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हों, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और जनता भी है, क्योंकि जागरूक नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछती, क्योंकि अपनी बात मानने के लिए हम कभी आंदोलन नहीं करते हैं, क्रांति नहीं करते हैं, क्योंकि हम कभी अपनी मांगों को नहीं रखते। हम अपनी मांगों को प्रखरता के साथ नहीं रखते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस देश में कभी आंदोलन हुआ कि हर एक स्टेट लेवल एथलीट को किसी न किसी जगह पे सरकार नौकरी दे, हर एक नेशनल लेवल एथलीट को नौकरी मिले। आपके पास माननीय कितने उदाहरण होंगे, अपने सतना के आपके पास 4-6 उदाहरण होंगे जहां पे बेसिक फैसिलिटी के लिए भी स्पोर्ट पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब तो दूर की बात है। सर बिल्कुल, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ। अपने एमपी में ही बहुत अच्छा हाई एथलीट्स के प्लेयर्स हैं। शुरू में मैंने आपको पॉडकास्ट में जी। हमारे डिस्कस हुआ, ईश्वर प्रताप सिंह, कपिल, सब ओलंपिक प्लेयर हैं, पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। तो इनको तो जॉब देनी चाहिए, हमको मत दो। स्टेट नेशनल दूर की बात है, और इनको गैजेटेड ऑफिसर की जॉब देनी चाहिए। बट कहीं तो कहीं हम कर ही नहीं पा रहे। कुछ दिन पहले इनका न्यूज आर्टिकल्स भी देखा होगा, बहुत बड़ा आर्टिकल्स आया था, सेल्फ इन्होंने लिखा था कि वो किसी और स्टेट से खेलने के लिए भी मजबूर हैं क्योंकि यहाँ की चीजें उनको मिल ही नहीं पा रही। यहाँ की फैसिलिटी एमपी गवर्नमेंट की उतनी प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही, वो आगे अपने करियर को एज अ कंटिन्यू रख पाए। तो ये दुखद तो बिल्कुल है, क्योंकि एज अ एथलीट जो आपने मेंशन किया ही, हम क्योंकि हम इंस्पायर एडमायर किस चीज से होंगे? जो चीज बहुत अच्छी होगी। अब सपोज उनकी कंडीशन देख के हम क्या एडमायर करें? उनकी सिचुएशन, वो इस जगह पे फंसे हुए हैं, या आपने कुछ एग्जांपल्स दी, वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुके हैं खेलते खेलते, या उनकी आज फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है, बट एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर एथलीट है तो उसको क्या सर्टेन लेवल ऑफ एक श्योरिटी, एक सिक्योरिटी होनी जरूरी है। और ये बेसिक चीजें तो हमें, मतलब हमें अपने सिटीज से, अपने लोगों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा, सेकेंडरी हमें चीजों को करना। कल को आपको मजबूर नहीं होना पड़े अपने बेटे को भेजने के लिए। हाँ ठीक है, आपके कोच ने आपको मजबूर कर दिया है भैया, आप अगर आपकी सोच भी नहीं चेंज हो पा रही है अपने बेटे को भेजने के लिए, तो फिर तो हम वहीं के वहीं है ना, हम बढ़े ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, हम रेस में हैं पीछे हैं, बट आगे हो। मतलब हाँ ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। सर, अभी हमारे यहाँ मेसी साहब आए थे, तो आपको क्या लगता है कि इंडियंस फॉरेन एथलीट को देख के ज्यादा पैशनेट होते हैं? थोड़ा ज्यादा उनको ऐसा लगता है नहीं यार ये बड़ा एथलीट है। भाई अपने यहाँ तो साहब सुनील छेत्री जी भी हैं, हाँ बड़े बिल्कुल। मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं, बड़ा बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं। हम उनका पॉडकास्ट सुने थे,
राज सहान जी के साथ में कई और पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत हम्म, बढ़िया बोलते हैं। मतलब जब आप कभी डाउन फील करें तो आप उनको सुने। तो लोग सुनील छेत्री जी को छोड़ दिए तो इंडिया की, मैं खुद नहीं जानता, मानिए मैं झूठ नहीं बोलता, हम्म, मैं इंडिया के 10 फुटबॉलर का नाम नहीं गिना सकता। उनको फॉलो करता हूँ तो उनको जानता हूँ। बट मैसी साहब आए थे, देखिए पगलाया है यूथ, 10-10 हजार की टिकट खरीदा, 25-25 हजार की टिकट खरीद रहा है, 50-50 हजार की टिकट खरीद रहा है। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा है कि फॉरेनर से ज्यादा लोग पैशनेट होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन एथलीट। ये चीज तो मैंने भी अभी ऑब्जर्व की। ये चीज तो मेरे पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं अभी खेल रहा हूँ, क्योंकि अब वही चीज है ना, माइंडसेट का गेम है। आप उसको सुपीरियर मान रहे हो जो दूसरे कंट्री से है, और जो हमारी कंट्री से है उस लेवल का है, बट आप उसको इंफीरियर महसूस करवा रहे हो। भाई सुनील छेत्री, मैं मतलब एज अ, आज आप शायद अभी जान रहे हो, मैं तो उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। एज अ लेजेंड है वो व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ही इज लेजेंड। क्योंकि उनकी, आप मैं पूछूं उनकी एज क्या है तो आप बता पाओगे? आई थिंक 40+ होंगे। हाँ, 40+ में वो बंदा खेल रहा है, ये हाँ, बहुत कम फिट, लोगों को पता है। अब मेसी जैसे फिटनेस। लोग, मतलब मैं नहीं कहता वो हैं गॉडफादर हैं अपने गेम के, इज लेजेंड, आल्सो लेजेंड, बट भैया सतना वालों के लिए प्रतीक सिंह सुपरस्टार होगा या वो मेसी होगा? मेरे लिए मेरे फादर सबसे बड़े मोटिवेशन होंगे ना, श्योर क्योंकि श्योर मैंने वहां से सीखा है। वो सर। वो चीज मेरे लिए एडमायर करेगी, मैं उनको फील कर पाऊंगा कि भैया इस जगह से निकल के दिखाओ उस जगह तक। ठीक है, अब सुनील छेत्री जिस जगह से आते हैं वहां तक निकल के दिखाओ। मेसी की भी लाइफ जर्नी अच्छी होगी, नो डाउट, लेजेंड है वो बंदा, बट हमें यही है ना, हम अपनी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते, हम दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। हम दूसरे कंट्री के एथलीट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम दूसरी कंट्री को ज्यादा मानते हैं अपने से बेटर है, हम देखते हैं। हाँ, हो सकता है कई पैमाने पे बेटर भी होंगी, ऐसा नहीं हाँ, है। बट मैं कह रहा हूँ उतना ही एक्सपोजर, उतना ही हाँ रिस्पेक्ट अपने हाँ, एथलीट्स ये को मिले तो क्या बुराई है? मैसेज वाला ज्यादा हो गया हाँ। था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मत बनाओ 60 हम फीट का पुतला। मूर्ति बनाई तो उन्होंने। मैं कहता हूँ आप सुनील छेत्री का 20 फीट का बना दो, एक 10 फीट का बना बहुत दो। अच्छे कोच थे जिन्होंने कहा भी था कि आप 150 करोड़ रुपए आप लोगों ने खर्चा किया, आप 10 मुझे दे मैसी दो, मैं मैं 10 मैसी तैयार कर दूंगा। 100 मैसी तैयार कर दूंगा। हाँ, रंजीत नाम है उनका, रंजीत सर जी है। जी। तो वो बिल्कुल सही बात है, वो तो फुटबॉल के भी लेजेंड है, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर हैं, और वो मैं अभी जो भी बोल चुका पैशनेट हैं, जब वो पैशनेट है। ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। करते भी हैं। मैं देखता हूँ, वेरी पैशनेट, वेरी तो पैशनेट है। वो, अब वो वैस मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ तो मैं तो नहीं बता सकता। अब वो बंदा कह रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी, क्योंकि मैं अपने गेम का बता सकता हूँ, बट वो बंदा उसी गेम का हो के वही चीज बोल रहा है तो बिल्कुल होगी। तो ये चीज तो मैं भी फील कर रहा हूँ, वर्थ इट नहीं था। आपको एक्सपोजर देना जरूरी नहीं है, हाँ। आपको ग्राउंड से तैयार करना है खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भरोसा मानिए, मैं एक अच्छी चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। दिव्यकीर्ति सर ने एक बार कहा था कि एलन भैया का एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि यूएस में पैदा हुए हैं यूएस में पैदा और हुए हैं। सिलिकॉन वैली उनके पास में है, तो इसीलिए वहां पे एलन मस्क बन भी पाए। अगर वो इंडिया में पैदा इंडिया होते में हैं। सतना में रामपुर जगह पैदा हुए होते, या मैहर सतना रीवा जिले में पैदा हुए होते, तो उनको उनके लिए सिलिकॉन वैली तक का सफर बड़ा कठिन। यहाँ से एलन मस्क निकलना इसलिए भी कठिन है क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन वैली जैसी कोई जगह नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है। तो इंडिया से हो सकता है एलन मस्क अगर इंडिया में पैदा हुए तो एलन मस्क नहीं होते। एक बेनिफिट ये भी कि यूएस में पैदा हुए, क्योंकि वो इकोसिस्टम मिल गया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल बिल्कुल गया है, बिल्कुल। थॉट प्रोसेस मिल गई है, वो माइंडसेट मिल गया है, ब्रॉडर विजन मिल गया है, और ऐसे लोग मिल गए हैं जो आपको उठा देते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे हार को, फेलियर को बड़ा निगेटिव देखा जाता है, बड़ा उसको बड़ा, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है, बट सर फेलियर इज अ ब्रेज सर। आई थिंक आप फेल हो रहे हो तो आप ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट। मतलब मैं तो हमेशा उस चीज को कहता हूँ कि हमें मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही, भटके तो वो हैं जो राह से निकले निकले ही। ही नहीं। आप इंडियन यूथ को 3 बेस्ट थिंग्स क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्पोर्ट पर्सन? सबसे पहली चीज, मैं उतनी अच्छी उस जगह पे नहीं हुई मैं बहुत अच्छा अरे सजेस्ट करूं, बट मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, ये एज अ एथलीट मैंने क्या चीजें सीखी, एज अ स्पोर्ट्स करियर जब मैंने अपनाया, मुझे लगता है आप बहुत बड़े एथलीट या बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर या बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर बनो ना बनो, बट
आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनो। हुँ। क्योंकि आपको लोग आपके कद से बाद में याद रखेंगे, पहले आपके व्यवहार से याद रखेंगे। सेकंड चीज़ मैं बोलता हूँ, आप एज़ अ स्पोर्ट्स करिए, आपको इतने चैलेंजेस आते हैं ना, आपको आपने इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ ही फेलियर, वो आपको देखना ही पड़ेगा। आप रिंग में कभी हमेशा जीत ही नहीं सकते हो। आप हारोगे भी, चोट भी लगेगी, फिर उठोगे, फिर लड़ोगे। उस सिचुएशन में जब आप हारते हो, फिर खड़े होते हो, वो सिचुएशन जो आपको उस जर्नी पे चीज़ें सिखाती हैं, मतलब वो आपको रेडी कर देती है। आजकल यूथ में आप बहुत ज़्यादा चला है, आप अधिकतर कोटा वगैरह में देखते हो लोग सुसाइडल करते हैं। आप एज़ अ स्पोर्ट्स एथलीट को देख लीजिए, बहुत बहुत कम परसेंटेज आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि किसी ने सुसाइड किया है। क्यों? लाइफ में वो लेसन सीख चुका होता है। क्योंकि उसके लाइफ में कभी जीत ही जीत नहीं मिलती है, हार भी मिलती है। तो इतने आप अपने आप को मजबूत, अपने आप को इतने चैलेंजेस से वो निकाल चुका होता है, वो मेंटली, फिज़िकली सब तरीके से प्रिपेयर हो। और तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, अपने आप को कभी डाउट मत करो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी आप ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं करता। आप बोल दोगे प्रतीक ये नहीं कर पाएगा, घंट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्या क्षमताएँ हैं, मैं मेरा क्या कैलिबर है, वो मैं ही जानता हूँ। तो ये 3 चीज़ें जो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैंने अपने एज़ अ स्पोर्ट्स करियर मैंने इस चीज़ को अपनाया है और आगे इस चीज़ को लेके चलूँगा। शायद इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीइंग अ टीचर मेरा भी, क्योंकि मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। एज़ अ स्पोर्ट पर्सन आपको कब लगता है कि किस पॉइंट में आके पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, करियर स्विच कर देना चाहिए? भई एक इनिशियल स्टेज होती है जब आप स्पोर्ट अपने कमरे से बिल्कुल, खेलना बिल्कुल। स्टार्ट करते हो। फिर एक एज आती है जब आपको 2 राहों में से एक राह चुननी है। या तो आप स्पोर्ट लाइफ टाइम के लिए परस्यू कर बिल्कुल। सकते हो एज़ अ करियर, या आपको स्टडी या बाकी जो भी वर्क है आप उनके तरफ जाना है। कब एक व्यक्ति को स्पोर्ट एज़ अ करियर चुनना चाहिए या दूसरी फील्ड में टर्न आउट हो जाना चाहिए? कब उसे ये चीज़ पता चले? क्या उसके एकदम सिम्पटम्स हों भाई, कब वो जाने? सर ये डिपेंड करता है सिचुएशन में, डिपेंड करता है एज में। हुँ, मैं एक टाइम पीरियड आपको डिफाइन कर दूँ, वो करेक्ट नहीं होगा। कि सर्टेन एज में बोल दूँ नहीं हुँ, बेटा 14 4 से 5 साल में, या 14 से 15 साल में, 18 से 20 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, पहली चीज़, आप कोई भी स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हो, मैं कुछ क्राइटेरिया या फिर मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, या आप कैसे अपने आप को जज कर सकते हो, मुझे किस टाइम पे स्विच करना है, क्या मैं सही जगह पे हूँ। हुँ, सबसे पहली चीज़ है आपको गाइडेंस। आप सही जगह सीख रहे हो, बहुत ज़रूरी है। आप कई बार आरोप लगा देते हो, मैं तो इंटरनेशनल एथलीट हूँ, मैंने ये खेला, स्टेट खेला। आप खेल कहाँ रहे हो? आप कौन-सा गेम खेल रहे हो? सही पाथ में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जिसको मध्य प्रदेश सरकार, एमपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ने मान्यता ही नहीं दी है। एक बात हुँ, एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, तो उसकी क्या वो वैल्यू है? अब उसकी मार्कशीट आप 10th की कैसे लगा दोगे? आप खुद बोलिए मैं 10th पास हो गया, तो पास हो गए क्या? आप तो तक एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप उस चीज़ से चल रहे हो, फिर आपको आता है सही टाइमिंग, हमें कब चूज़ करनी चाहिए एज़ अ करियर। क्योंकि आप या मैं होऊँगा तो फर्स्ट डे हम नहीं सोच लेते हैं। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट डे नहीं सोचा होगा कि मैं एज़ अ करियर मैं सचिन बनूँगा, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूँगा। एज़ अ हॉबी उसने उस जगह पे जंप किया, उस स्पोर्ट्स में जंप किया। तो आप एज़ अ हॉबी जंप करोगे, धीरे-धीरे आपको अपने कैलिबर, अपने कैपेबिलिटी चीज़ों पे समझ आने लगेगा कि मैं कितना सक्षम हूँ, किस लेवल तक मैं खेल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा हूँ तो मैं मार्शल आर्ट भी अच्छा खेल लूँगा। ज़रूरी नहीं मैं मार्शल आर्ट बहुत अच्छा मैं खेल ले रहा हूँ तो मैं शूटिंग भी बहुत अच्छा हूँ। सबके कैलिबर, सबकी कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है। तो किसी को जज नहीं करना है कि मैं अच्छा स्पोर्ट्स नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। सब रहता है वो, नेचर है। तो आप अपने आप को नापिए, आप किस पोज़ीशन पे अपने आप को खड़ा कर पा रहे हो। गाइडेंस, अपनी खुद की कैपेबिलिटी, कैलिबर नापिए, और उस सिचुएशन में अगर आप बिफोर 18, मतलब 18 साल के पहले-पहले अगर आप नेशनल में रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हो या मेडल ले आ पा रहे हो, मेरे हिसाब से, तो आप अच्छी पोज़ीशन में हो। आप एज़ अ करियर ले सकते हो क्योंकि आपके पास आगे अपॉर्च्युनिटी होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स करियर की लाइफ़ 10-15 साल की ही होती है, सही मैं बताऊँ, क्योंकि हुँ, आपकी जब तक बॉडी काम करेगी जभी तक आप खेल पाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको इंजरीज़ फेस करनी पड़ती है। कई ऐसी इंजरीज़ होती है, आप साल 2-2 साल नहीं खेल पाते हो। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिनके लिगामेंट इंजरी हो गई, अब बैठ गए हैं वो।
तो रिस्क भी है ऐसा लेना। तो आप ये चीज को बहुत ध्यान रखिए, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर कोच के अंडर पे। सेकेंडरी, कि आपको अपने कैपेबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। और वो अंदर की आवाज आपको कभी सच, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो ना, आप ये बन जाओगे, अंदर की आवाज बोल देती है हाँ मैं मेहनत करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। हम मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर तो भाई कुछ भी वो नहीं है। और फिर क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि जिंदगी में कुछ ओह बुरा होगा। बढ़ते चले मंजिल की और कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो इस सोच से करिए, जरूरी नहीं आपको हर चीज सक्सेस ही मिले, बट वो बहुत कुछ सिखा जाएगी आपको जीवन में। हाँ, मतलब कि 18 तक अगर आप नेशनल में मेडल ला पा रहे हो, हम्म। आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो आप उसे परस्यू तो करो। करो, नहीं दिख नहीं रहा तो करो आप तो बैक आप स्टेज कर सकते हो, दूसरी चीजें भी स्विच कर करो, सकते हो, स्विच कर स्विच करो। सकते मैंने बोला ना, आप हो। हाँ कैपेबिलिटी आप अपनी डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप एज अ स्पोर्ट्स अच्छे नहीं हो, शायद आप एज अ इंजीनियर अच्छे होगे ऐसा। हाँ तो बिल्कुल हाँ मेरे यार, हिसाब से, फॉर मेरा पर्सपेक्टिव। एक्सपीरियंस आपने एक 18 के पहले पहले तक एक ठीक टाइम पे तक कर लिया है भाई, खेल कूद भी लिया है, टीम बॉन्डिंग स्पिरिट सारी चीजें सीख ली है। 17-18 एक सही उम्र है, वहां पे आप अपना डिसाइड कर लो। और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज्यादा, बिल्कुल। जीवन में जितना पुस्तकें आपको नहीं पढ़ाती हैं, उतना आपको आपको परिस्थितियां एक्सपीरियंस पढ़ाती हैं। पढ़ाती हैं। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हर बच्चे को पाठ जीवन के शिक्षक पढ़ाए, परिस्थिति पढ़ाएगी तो कष्ट में हो जाता है। सर, आप यूथ को, हमारे यहाँ के यूथ को लास्ट मैसेज क्या डिलीवर करना चाहेंगे? सर एज अ एथलीट अगर मैं बोलूं, तो मैंने जो सीखा उससे मैं क्या चीज़ों को डिलीवर करना चाहूँगा, सबसे अच्छी चीज़ है चैलेंजेस लीजिए आप लाइफ में। आप हार रहे हो, डजेंट मैटर। आप लगे हुए, वो मैटर करता है। बिना डाउट किए, हाँ आपको क्लियर है बैक ऑफ द माइंड, आप जिस पाथ में चल रहे हो वो सही है, तो बिना दिमाग में एक भी संकोच आए आप उस पाथ में चलते रहिए। खुद पे बिलीव रखिए, अपने आप को जज मत करिए किसी के कहने से, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा, मैं मेंटली प्रेशरलाइज में आ गया था। मैंने अपना पाथ चेंज किया, मुझे नहीं लगा कुछ नहीं होगा। सब चीज़ों में, कुछ चीज़ों में गलत भी चीज़ें हो रही थी फेडरेशन की लड़ाई में, बट मैंने सही चीज़ों को फॉलो किया और फिर उसमें बिलीव रखा, और फिर कुछ अच्छा अचीव हुआ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लगे रहिए। डेफिनेटली नॉट इन वन डे, बट वन डे जरूर। एक दिन में नहीं, बट एक दिन जरूर मिलेगा आपको। मैं अपनी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर, इसी चीज़ में सेम मैसेज, जरूरी नहीं कि आप स्पेशल हो, जरूरी नहीं कि आप किसी काम को करने के लिए आप स्पेशल हो, कोई एक स्पेशल क्वालिटी आप में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप डेफिनेटली। कंसिस्टेंट हो और आप लगे हुए हो, तो आज नहीं तो कल हो हो जाएगा। जाएगा। पत्थर कितना भी मजबूत हो, मगर कंटिन्यूअसली अगर आप उसमें हथौड़े से वार कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो और करते जा रहे हो, तो एक दिन जरूर टूटेगा। सर, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।